चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो भाई, जैसे कि लास्ट क्लास में म्यूचुअल फंड्स की कुछ स्कीम्स हम डिस्कस कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली लाइट चली गई थी, इसलिए क्लास कंटिन्यू हो नहीं पाई थी, राइट। सो आज का जो हमारा सिचुएशंस है, इन स्कीम्स को समझ लेते हैं। बहुत सिंपल है एक्चुअली, इसमें बहुत ज्यादा टेक्निकल्स नहीं है। अब जैसे मान लो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो? म्यूचुअल फंड में। तो जब म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो कौन सी स्कीम में कर रहे हैं? क्योंकि देखो, आपने पढ़ा था ना वहां पे कि आप एक बेसिकली इन्वेस्टमेंट को पूल करते हैं, है ना। और फिर एक एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी होती है जो फर्दर क्या करती है, इन्वेस्टमेंट करती है। तो यहाँ पर जो वो जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज है ना, उसकी हम बात कर रहे हैं बेसिकली, राइट। जो म्यूचुअल फंड इशू कर रही है बेसिकली, राइट। जैसे देखो, मान लो हमने एक कंपनी बनाई या प्रोप्राइटरशिप बनाया, वट एवर वी हैव फॉर्म। अब इसका काम है री इन्वेस्ट करना, यानी कि ये बेसिकली इशू कर रही है क्या बेटा? यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड। क्या इशू कर रही है बेटा ये? यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड। एमएफ लिख दूं, समझ जाओगे। हाँ जी, तो म्यूचुअल फंड के यूनिट्स कंपनी बेसिकली इशू कर रही है। तो सर, जब कंपनी म्यूचुअल फंड के यूनिट इशू कर रही है, तो इसके ना कुछ स्कीम्स होते हैं बेटा, री इन्वेस्टमेंट करने के। तो सबसे पहले हम बोल रहे हैं कि स्कीम है इनकम ओरिएंटेड स्कीम। क्या बेटा? इनकम ओरिएंटेड स्कीम्स। अब सर, इनकम ओरिएंटेड स्कीम मतलब यहाँ पे ना इन्वेस्टर्स चाहता है कि एक रेगुलर इनकम उसको मिलती रहे। क्या चाहता है बेटा? कि एक रेगुलर इन्वेस्टमेंट मिलती रहे। अब यार, रेगुलर इन्वेस्टमेंट वो तब मिलेगा ना जब आपने पैसा री इन्वेस्ट एक ऐसे स्टॉक्स में किया हो जहां पर आपको फिक्स इनकम मिल रही हो। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करूँ, किस में इन्वेस्ट करूँ, या फिर मैं किसी डेट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करूँ, तो डोंट यू थिंक यहाँ पर मुझे एक फिक्स इनकम मिलती रहेगी? क्योंकि यहाँ पर एक फिक्स इंटरेस्ट रेट हमें क्या हो जाएगा बेटा? मिलता रहेगा। और जो फिक्स इंटरेस्ट अगर हमें मिलेगी, तो हम अपने म्यूचुअल फंड्स जो होल्डर्स हैं, उनको भी हम एक रेगुलर इनकम क्या कर सकते हैं बेटा? प्रोवाइड कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई बेटा, इस स्कीम को बोलते हैं इनकम ओरिएंटेड स्कीम्स। क्या बोलते हैं? इनकम ओरिएंटेड स्कीम। तो देखिए, कहते हैं इन्वेस्ट मेनली इन फिक्स इनकम सिक्योरिटी सच जैसे कि बॉन्ड्स हो गए, कॉर्पोरेट डिवेंचर्स हो गए, हाई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होगी, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, ये सारे बेटा फिक्स इनकम वाले हैं। क्या है बेटा? है ना। तो जहां पर बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा? एक रेगुलर इनकम हमें मिलती रहे। काइंडली कॉपी करिए इसको प्लीज, अपनी कॉपी में जल्दी करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। डन। डन। चलिए, अभी तो देखिए ध्यान से। अब यहाँ पे एक ऐसी स्कीम्स है जहां पे इन्वेस्टर चाहता है कि उसे क्या मिले बेटा? ग्रोथ मिले। क्या मिले बेटा? ग्रोथ मिले। तो यानी कि सर, यहाँ पे जनरली जो हम इन्वेस्ट करेंगे मनी, क्या करेंगे बेटा? इन्वेस्ट करेंगे मनी, वो करेंगे इनटू इक्विटी शेयर्स में। किसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे? इक्विटी शेयर्स में। क्योंकि बेटा, जो इक्विटी शेयर्स होते हैं ना, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं? आपने पढ़ा होगा, इक्विटी शेयर्स में जनरली हम क्या देख रहे होते हैं? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। क्या देख रहे होते हैं? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पता है आपको? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या होता है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या होता है? कि जहां पर हम अपनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और वो पॉसिबल सिर्फ कहाँ पे है बेटा? इक्विटी शेयर्स में। तो इसलिए कहते हैं सर, ऐसी स्कीम है, इसको बोलते हैं ग्रोथ ओरिएंटेड स्कीम्स। क्या बोलते हैं बेटा? तो कहते हैं इन्वेस्ट क्या बेटा? प्राइमरली इन किस में? इक्विटी शेयर्स में, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कैपिटल एप्रिसिएशन एंड डिविडेंड। ठीक है, जहां पर ऑब्वियस सी बात है, कैपिटल एप्रिसिएशन मतलब ये वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की बात कर रहा है। और रेगुलर बेसिस पे जो हमें इनकम चाहिए क्या होगी?
हालांकि डिविडेंड इनकम हमें जरूरी नहीं मिले, ये ऑप्शनल होता है। क्या होता है बेटा? ऑप्शनल। कंपनी इशू कर रही है डिविडेंड, देन यू विल गेट, अदरवाइज आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। बट हाँ, कैपिटल एप्रिसिएशन होगा अगर मार्केट प्राइस क्या होता है बेटा, हमारा इंक्रीज होता है। ठीक है ना? तो ये क्या बेटा हमारे पास ग्रोथ ओरिएंटेड स्कीम। चलिए कॉपी करेंगे उसको फटाफट से। डन बेटा। चलिए, अब इधर देखो यार, एक होती है हाइब्रिड स्कीम। यू नो अबाउट हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? दैट इज मिक्स, राइट? तो सर इस स्कीम में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं ऐसी सिक्योरिटीज में, है ना, या फिर इन सिक्योरिटीज में जहां पे इक्विटी भी इन्वॉल्व है और डेट भी इन्वॉल्व है। यानी कि दोनों, इक्विटी भी इन्वॉल्व है और डेट भी। यानी कि एक तरीके से हम अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, एक ग्रोथ इनकम में और एक क्या बेटा, रेगुलर इनकम। तो भाई इक्विटी शेयर से हमें क्या मिलेगी? ग्रोथ मिलेगी, ठीक है। और डेट फंड से हमें क्या मिलेगी बेटा? रेगुलर इनकम मिलेगी। क्या मिलेगी? क्योंकि भैया डेट में आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है ना, और इक्विटी में कहीं ना कहीं कैपिटल अप्रिशिएट होती है। तो यानी कि हमारे दोनों पर्पस स्कीम के तहत क्या हो रहे हैं बेटा, फुलफिल हो रहे हैं। इसीलिए इसको बैलेंस फंड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? बैलेंस फंड से बोला जाता है, जहां पर हमें ग्रोथ के साथ साथ रेगुलर इनकम भी रिसीड हो रही है। सो दैट्स वाई इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? हाइब्रिड स्कीम्स। क्या बोलते हैं? हाइब्रिड स्कीम, जहां पर हम इक्विटी में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और डेट में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट? चलिए कॉपी करिए इसको। डन। तो ये हो गया हमारे पास तीन सिचुएशंस। सबसे पहला रेगुलर इनकम, दूसरा ग्रोथ ओरिएंटेड और तीसरा हाइब्रिड नेचर स्कीम्स। देखिए हाई ग्रोथ स्कीम्स, भाई देखो, अब इस स्कीम का एक एग्जांपल समझिएगा। मार्केट में ना कुछ कंपनी है जिसको बोलते हैं स्मॉल कैप। क्या बोलते हैं? या फिर मिड कैप। होता क्या है, ये जो स्मॉल कैप के बिजनेस होते हैं या मिड कैप बिजनेस होते हैं, जिसको आपने पढ़ा था ना, एसएमई आईपी, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस आईपीओ हम पढ़ रहे थे बेसिकली। तो ये किसका आईपीओ होता है? स्मॉल कैप्स का और मिड कैप्स का, राइट? अब जनरली होता क्या ना, ये जो स्मॉल कैप और मिड कैप होते हैं ना, यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा होता है। रिस्क क्या होता है? अच्छा, साथ के साथ रिटर्न्स भी क्या होते हैं? बहुत ज्यादा होते हैं। यानी कि सिंपल सी बात है, स्टॉक मार्केट की एक थ्योरी है, जितना बड़ा रिस्क उतनी बड़ी रिटर्न्स। हाई रिस्क हाई रिटर्न की बेसिक फिलोसफी होती है। अगर आप रिस्क लेना नहीं चाहते हैं तो रिटर्न्स भी आपको नहीं मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने सीएस करने का रिस्क उठाया, क्या रिस्क है कि नहीं? हाँ, बहुत। अगर मान लो पास ही नहीं हुए तो मतलब करियर ऑलमोस्ट ruined हो जाएगा। बट अगर पास हो गए तो उसका बेनिफिट भी इसको मिलेगा। हाँ। अच्छा, मैक्सिमम पीपल थिंक दैट कि हम दो ऑप्शन लेके चलते हैं। कितना ऑप्शन लेके चलते हैं? ये पॉसिबल नहीं है दोस्त, राइट? वो कहते हैं ना कहावत, दो नाव में सवार सवार होने वाला व्यक्ति कहीं नहीं जाता है। तो इसलिए यू हैव टू ओनली अप टू द सिंगल ऑप्शन। यानी कि सीएस का सिलेक्शन एक बहुत बड़ा रिस्की टूल है। हाँ, अगर आप पास हो गए तो उसका बेनिफिट किसको मिलने वाला है? आपको। अगर आप फेल हो गए उसका नुकसान में किसको मिलेगा? आपको। यानी कि सर ऐसे ही इन्वेस्टमेंट का भी थ्योरी होती है, हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न फिलोसफी, राइट? जहां पे रिटर्न्स क्या है तो वहां रिस्क भी क्या होगा?
अगर आप रिस्क लेना नहीं चाहते, जैसे बैंक में क्या रिस्क है, क्या ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नहीं, थोड़ा बड़ा हो सकता है कि बिल्कुल एक्सेप्शनल सिचुएशन में जहां बैंक ही बर्बाद हो जाए, ठीक है, बट स्टिल वहां पर भी कुछ पैसा आरबीआई आपको क्या करता है, गारंटी करता है पे करने की, तो वहां पे रिस्क है ही नहीं, तो रिटर्न भी क्या वहां नहीं है। 4% क्या ही रिटर्न होता है भाई, 3% क्या ही, इवन एफडी भी अगर आप निकालोगे बैंकों के तो कितना रिटर्न दे रहे हैं वो, 6-7%। कुछ तो है ही नहीं रिटर्न। अगर आप 1 लाख रुपए की भी एफडी कराते हो भैया, एक साल में आपको सिर्फ 7,000 तो मिले। वहीं पर अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करोगे, इक्विटी शेयर्स आपको 1% से लेकर 1000% तक के रिटर्न दे सकती है। बट वहां पर रिस्क भी कैसा है, ज्यादा ही है कि आपका पैसा डूब भी सकता है भैया। तो कहने का अर्थ क्या है सर, ये जो स्मॉल कैप है मिड कैप है, मतलब देखो अगर बिजनेस सक्सीड हो गया तो ये तो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट देगी ना। जैसे रिलायंस आपको ग्रोथ उतनी नहीं देगी जितना मिड कैप आपको, स्मॉल कैप आपको ग्रोथ देगा, क्योंकि उनकी ग्रोथ की पोटेंशियलिटी क्या है, बहुत ज्यादा है। रिलायंस तो अपने सेचुरेशन पॉइंट पे पहुंच गया ना भैया, और कितना ग्रोथ करेगा वो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देखो बिजनेस के दो रूल है, एक तो इनिशियल स्टेज और एक है सेचुरेशन पॉइंट। है क्या है, सेचुरेशन पॉइंट से बिजनेस फिर क्या होता है, डाउन होता है, राइट। बट आपने कोई नया बिजनेस शुरू करा तो उसकी ग्रोथ पोटेंशियलिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा, और उसकी लॉस पोटेंशियलिटी भी क्या होती है, बहुत ज्यादा। समझ रहे हैं? तो इसलिए कहते हैं सर आपने कोई ऐसी स्कीम बनाई है जिस स्कीम में आप अपने पैसे को री इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, री इन्वेस्ट कर रहे हैं, और ही री इन्वेस्ट आप किस में कर रहे हैं, स्मॉल कैप में। तो भैया यहाँ पे वो लोग बिजनेस, वो लोग पैसा लगाएं जो चाहते क्या है बेटा, हाई रिटर्न। क्या चाहते हैं, हाई रिटर्न। और क्या चाहते हैं बेटा, हाई रिस्क एज वेल, मतलब हाई रिस्क को बियर करना अगर आप चाहते हैं तो आपको रिटर्न भी क्या मिल सकते हैं बेटा। अच्छा, कुछ एसआईपीज ऐसे हैं बेटा जो स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करती हैं, ये बहुत ही ग्रोथ पोटेंशियल एसआईपीज होती है। क्या होती है बेटा, एसआईपी इज नथिंग जस्ट अ म्यूचुअल फंड। पढ़ेंगे इस चैप्टर में आगे चल के एसआईपीज का क्या बेसिक सिचुएशन है। आर यू गेटिंग ना? हाँ, तो इसी को बोलते हैं बेटा क्या, हाई ग्रोथ स्कीम। क्या बोलते हैं, यानी कि स्कीम ऐसी है जहां पे ग्रोथ क्या है बेटा, बहुत ज्यादा है। और यहाँ पे वोलेटाइल सिक्योरिटीज होते हैं। वोलेटाइल मतलब वेरिएशन बहुत ज्यादा होता है। वेरिएशन क्या होता है बेटा, बहुत। या ऑब्जेक्टिव, और ऑब्वियस सी बात है क्या बेटा, हमारे पास कैपिटल एप्रिसिएशन, कैपिटल को बढ़ाना द ओनली ऑब्जेक्टिव इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। गेटिंग माय पॉइंट? कॉपी दिस एग्जांपल प्लीज। डन। देखो भैया क्या लिखा हुआ है, कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड स्कीम, मतलब यहाँ पे ना आप अपनी कैपिटल को डुबाना नहीं चाहते। कैपिटल को डुबाना यानी कि आप एक तरीके से एक ऐसी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो जो रिस्क थोड़ा कम हो। रिस्क थोड़ा क्या हो बेटा, कम हो। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप एक फिक्स मेच्योरिटी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हो। इसमें बेटा फिक्स मेच्योरिटी स्कीम हो, जैसे कि ये होता है जनरली डेट फंड्स। क्या होते हैं, डेट सिक्योरिटी डेट फंड, जैसे बॉन्ड्स हो गए, जैसे डिवेंचर्स हो गए, या और भी कोई तो डेट सिक्योरिटी होगी जहां पे आपको रिटर्न्स क्या मिल रहे हैं बेटा, एक मेच्योरिटी पीरियड में। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो 3 साल के लिए हमने डिवेंचर इशू किए हैं, 3 साल के लिए हमने बॉन्ड्स इशू करे हैं, और हम अब 10% के रिटर्न के हिसाब से पर एनम आपको पे कर रहे हैं। तो 3 साल के बाद क्या आपकी कैपिटल वापस आ जाएगी, हाँ, और रिटर्न मिल रहा है वो अलग है। तो दैट मीन्स यहाँ पर आपका मेन पर्पस क्या बेटा, प्रोटेक्ट करना किसको, जो कैपिटल आपने इन्वेस्ट करी हुई है। इसी को बोलते हैं कैपिटल प्रोटेक्शन स्कीम्स। ठीक है, लिख लो इसको।
डिडक्शन चैप्टर पढ़ा आपने टैक्स में? नहीं पढ़ा? डिडक्शन क्या होता है पता आपको? क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय डिडक्शंस? एक तो रिबेट होती है, एक डिडक्शंस होते हैं, एक एग्जम्पशंस होता है। क्या मतलब है, क्या है इनका अलग अलग टर्म्स का? व्हाट डू यू मीन बाय रिबेट्स? टैक्स कैलकुलेट करना आता है? जब हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं, मान लो मेरा टैक्स बन रहा है 5,000 रुपए। क्या बन रहा है? 5,000 रुपए। तो आपने पढ़ा है कि हमें एग्जामेशन मिलती है टैक्स में। कितनी एग्जामेशन मिलती है? हाँ, 5,000 रुपीज में टैक्स पे करना है। देखो, तीन चीजें हैं। एक है रिबेट्स, एक है एग्जामेशन, एक है डिडक्शन। मुझे बताओ इन तीनों में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री टर्म्स यूज्ड अंडर इनकम टैक्स एक्ट? क्योंकि मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगला टॉपिक हमारा क्या है, इसलिए बता रहा हूँ। कोई हवाबाजी नहीं कर रहा है, ठीक है? चलिए बताइए प्लीज, व्हाट डू यू मीन बाय रिबेट्स? बताओ भाई। क्या नाम है तुम्हारा? वैभव। व्हाट डू यू मीन बाय रिबेट्स? क्या? भाई मजाक, मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे, तो डोंट लाफ अननेसेसरी। सुन पा रही है? हाँ बोलो। छूट मिलती है? ओके, कितनी छूट मिलती है भाई? भाई डिडक्शन अलग है। इनकम टैक्स में जो सैलरी वाले चैप्टर में अपने स्टैंडर्ड डिडक्शन पढ़ा होगा, सेक्शन कौन सा है उसका? 10? कौन सा सेक्शन है? हाँ। नहीं नहीं नहीं, मैं डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात कर रहा हूँ, इनकम टैक्स वाली। टाइम क्या हो रहा है भाई? तो जाम तो सबके लिए है भाई। पैदल आ जाओ, कहाँ लगा था जाम? जाम कहाँ लगा था? हाँ तो यहाँ से पैदल आ जाओ भाई। भाई देखो, ऐसे ना चलेगा नहीं दोस्त, क्योंकि हमारी क्लास 9 बजे शुरू हो जाती है। 20 मिनट आप डिले हो, इसका मतलब आपके बहुत सारे टॉपिक छूट गए। और कल को आपका रिजल्ट सही नहीं आएगा तो आप मेरे से बोलोगे सर हम तो फीस दे रहे थे, हम पास क्यों नहीं हुए? मैं वही कह रहा हूँ ना, आपका एक दिन का थोड़ी है बेटा। एक दिन चलो समझ में आता है, आपका डेली का लेट आने का है। 10 बजे क्लास रखो तो आप लेट आते हो, 9 बजे क्लास रखो तो लेट आते हो। भाई उन क्लासेस में लेट आया करो जहाँ पे टीचर लेट आते हैं, यहाँ पे नहीं। समझ रहे हो? नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना है इसको। मैडम दे। बताओ भाई, डिबेट्स क्या, डिबेट क्या होता है, रिबेट्स क्या होती है? हाँ भाई बताओ, कौन बताएगा? बोलो। देखो, इनकम टैक्स एक्ट कौन सा है हमारा? इनकम टैक्स एक्ट 1961। अच्छा, इसके कुछ रूल्स भी हैं। रूल्स कौन से हैं इसके इनकम टैक्स के? फिर तुम कहते हो हम टैक्स पढ़ रहे हैं। सालो बेसिक्स में पता नहीं। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास अथॉरिटी है टैक्स इंपोज करने की? अंडर व्हाट आर्टिकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ऑथराइज्ड टू इंपोज द टैक्सेशन ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया? माशाल्लाह। ऐसे कैसे काम चलेगा? अच्छा मुझे बताओ, क्या जीएसटी आपके यूनियन लिस्ट में है, स्टेट लिस्ट में है, कॉन्करेंट लिस्ट में है? रुक जा, हाँ बोलो, कौन सी लिस्ट में है जीएसटी? आप बताइए। अच्छा आप बताइए सर। हाँ जी, आप और कौन? दो दो बार पढ़ा जीएसटी? सॉरी? है ही नहीं लिस्ट में भैया। जीएसटी के लिए अलग से अमेंडमेंट आया है, उसके लिए अलग से सेक्शन है, आई मीन आर्टिकल है ना? हाँ सही है। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। घबराओ मत, अगर आपको पता है तो बोलो। समझ रहे हो, तो लिस्ट में तो है ही नहीं। ओ माय गॉड, ऐसे कैसे काम चलेगा? इनकम टैक्स रूल कौन सा है? 1962। बेवकूफो, पढ़ रहे हो बस खाली। सिलेबस खत्म करना इज नॉट टारगेट, राइट? आराम से पढ़ो, लेकिन चीजें समझ में आने चाहिए।
आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अभी तो देखो भाई, इनकम टैक्स एक्ट ना एक बेनिफिट देता है रेजिडेंट्स को, रेजिडेंट इंडिविजुअल को, यानी कि कंपनी कंपनी के लिए बेनिफिट नहीं है। किसके लिए है? अंडर सेक्शन 87A में। किसमें बेटा? अगर मान लो तुम्हारा टैक्स बन रहा है, कितना बन रहा है? टैक्स बन रहा है एक पर्टिकुलर लिमिट तक, वो लिमिट क्या आप खुद देखना जाके, ठीक है? उस लिमिट मतलब मेरे को टैक्स देना है, बट गवर्नमेंट कहती भैया अगर आपके एक लिमिट तक टैक्स बन रहा है तो आपको हम उसमें क्या प्रोवाइड कर देंगे बेटा? डिडक्शन। इसी को बोलते हैं रिबेट। क्या बोलते हैं? मतलब टैक्स बन रहा है, गवर्नमेंट क्या बोल रही है, आपको पे करने की जरूरत नहीं है अगर विद इन लिमिट आपका क्या है बेटा? टैक्स है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो भैया आपको यहाँ पे डिडक्शन मिल जाए। सॉरी, क्यों? हाँ जाओ। समझ रहे हो बात को? तो यानी कि यहाँ पे टैक्स बन रहा है, बट गवर्नमेंट क्या कर दे रही है? माफ कर दे रही है। दैट इज कॉल्ड रिबेट। क्या बोलते हैं उसको? अच्छा, एक होता है एग्जम्पशन। एग्जम्पशन का मतलब जैसे क्या होता है ना, कुछ ट्रस्ट को, सेक्शन 8 कंपनीज को, सोसाइटीज को एक सेक्शन में लाइसेंस लेना पड़ता है, सेक्शन 12A और सेक्शन 80G में। किसमें बेटा? सेक्शन 12A और सेक्शन 80G में। और ये कहता है भैया आपने जितना पैसा कमाया है सारा क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मतलब आपका टैक्स कैलकुलेट करने की भी नीड नहीं है। आप आपने जितनी प्रॉफिट कमाया है, जितना इनकम कमाया है, सब क्या माफ। इवन दो आपने ना एग्रीकल्चर इनकम का पोर्शन पढ़ा होगा, क्या एग्रीकल्चर इनकम में भी टैक्सेशन बेनिफिट्स मिलते हैं? हाँ। क्या 100% एग्जम्पशन है? डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, क्या आप अदर बिजनेस कर रहे हो या नहीं। आपका एग्रीकल्चर में कौन सा बिजनेस, जैसे टी अगर आप मैंने वो कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं या कॉफी बना रहे हैं, तो उसमें 100% आपको एग्जम्पशन नहीं है, परसेंटेज वाइज है। क्या है जी? परसेंटेज वाइज है। बट अगर प्योरली एग्रीकल्चर है तो 100% क्या हो जाएगा? एग्जम्पशन हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो ये एग्जम्पशन है। डिडक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? मतलब आप सुनो, मेन कहानी यहाँ पे है कि जो मुझे पढ़ाना है वो ये है। भाई इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि अगर आपने कहीं पे पैसा क्या किया है? इन्वेस्ट किया है, या आपने कहीं पे क्या दिया है? डोनेशन दिया है। बोलो। हाँ, एक्सेट्रा। जैसे याद है आपने ना सेक्शन डायरेक्टर में एक चैप्टर पढ़ा होगा, दैट इज आप नेशनल डिफेंस फंड में डोनेट कर सकते हो। सेक्शन याद है किसी को? वाह, 187। वाह वाह, 192 ग्रेट। 181, 182, 183 क्या क्या है? 181 क्या है भैया? पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन। 182 क्या है? अच्छा। अच्छा, 183 क्या है? हाँ जी, तो क्या उसमें आपको डिडक्शन मिलती है? अच्छा, आपने ना CSR पढ़ा होगा, 135। सिलेबस में नहीं है, सिलेबस से हटा देना उसको। बट CSR होता क्या है तो पता है? इसका कॉन्सेप्ट तो बताया होगा मैंने आपको। CSR क्या होता है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जहां पे गवर्नमेंट कहती है देखो हमने बहुत सोशल वेलफेयर कर लिया, तुम भी सोसाइटी से कुछ पैसे कमाते हो, तुम्हारी भी सोसाइटी को लेके क्या है? कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, एंड यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू मेक सम सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज। क्या CSR का टैक्स एग्जम्पशन मिलता है? पढ़ लिया ना मैं टैक्स? बताओ, क्या टैक्स में CSR का एग्जम्पशन मिलता है? चलो ये क्वेश्चन है तुम्हारा, इसको प्रिपेयर करके आना, ठीक है? अब सुनो, तो डिडक्शन का मतलब सर आप कहीं पे क्या कर रहे हैं? इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। या आप कहीं पे क्या कर रहे हैं बेटा? डोनेशन कर रहे हैं, डिफेंस फंड में चैरिटी कर रहे हैं, व्हाटसोएवर, ठीक है? तो हम आपको आपके टैक्स में उतना अमाउंट का क्या दे देंगे? आपको एग्जामेशन दे देंगे। मतलब आपका पैसा क्या कर देंगे बेटा? टैक्स में से माइनस कर देंगे। जैसे मान लो मेरे 2 लाख का प्रॉफिट है, मैंने 5,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट कहीं पे करी हो, तो 5,000 का मुझे क्या मिल जाएगा? डिडक्शन मिल जाएगा। हालांकि वो कैलकुलेशंस होती है उसकी। तो वैसे ही बेटा यहाँ पर क्या है? टैक्स सेविंग स्कीम्स। टैक्स सेविंग स्कीम मतलब क्या है? गवर्नमेंट ने, राइट सॉरी गवर्नमेंट कह रहा हूँ, कुछ स्कीम्स ऐसी बनती हैं जहां पर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, SIPs में, म्यूचुअल फंड में, और वो होती है टैक्स बेनिफिट ओरिएंटेड। क्या होती है? तो गवर्नमेंट कहती है सेक्शन 80C में। किसमें बेटा? सेक्शन 80C में हम आपको क्या कर देंगे? डिडक्शन प्रोवाइड कर देंगे कि अगर आपने इन फलानी फलानी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। बट इसकी खास बात क्या है कि अगर इन इनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको लॉक इन पीरियड भी फेस करना पड़ेगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस ऑफ स्कीम्स ऑफ द म्यूचुअल फंड्स। समझे? तो रिबेट, एग्जेम्पशन एंड डिडक्शन में डिफरेंस क्लियर हुआ? पक्की बात है? श्योर? लॉक कर दें? लिखो फटाफट से। और ये भी आपको पता करके आना है ATC में कितना मैक्सिमम डिडक्शन आप एलिजिबल हैं रिबेट के लिए। बेटा वो स्टैंडर्ड डिडक्शन की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं।
दिस इज स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सैलरी क्लास को मिलता है जो 75,000 का, पहले 50 था, अब 75 कर दिया गवर्नमेंट ने, राइट। उसकी बात नहीं कर रहा मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट रिबेट्स इन जनरली। जितने भी रेजिडेंशियल पर्सन होते हैं, चाहे वो पीजीबीबी की इनकम कमा रहे हो, चाहे वो अदर सोर्स के इनकम कमा रहे हो, अदर सोर्स में हालांकि कुछ चीजें नहीं मिलती उसमें रिबेट्स, ठीक है। जैसे गैम्बलिंग में अगर ऐसा अगर पैसा कमा रहे हो या फिर कुछ ऐसा विंड फॉल गेन से पैसा कमा रहे हो, वहां पे नहीं मिलता है। बट बेसिकली अदर कुछ बिजनेस है एलिजिबल है, तो वहां पे स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलता है। समझ रहे हैं, जैसे प्रोफेशनल्स है अगर वो कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड डिडक्शन एक अलग चीज है और रिबेट अलग चीज है, दोनों में डिफरेंस है बेटा। तो रिबेट्स का आपको पता कर कैलकुलेशन सीखा ना, इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें बताया गया होगा ना 87 का। स्टैंडर्ड डिडक्शन तो सिर्फ सैलरी में पड़ा होगा आपने। है 12 लाख एग्जामेशन है लाला। 12 लाख तक नो इनकम टैक्स, वो तो स्लैब रेट की बात कर रहे हैं ना बेटा, वो अलग चीज है। हालांकि आज के डेट में कैलकुलेशन दो तरीके से होती है, ओल्ड रिज्म और न्यू रिज्म, समझ रहे हो ना, वो एक अलग चीज है। हालांकि इस बार गवर्नमेंट ने रिबेट्स भी बढ़ा दिए हैं, रिडक्शन भी बढ़ा दिया है, स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा दिया है, और थ्रेशोल्ड लिमिट भी इनकम टैक्स की क्या कर दी है, बढ़ा दी है, ठीक है। तो ये काफी बेनिफिट देगा। अब जो लोग 12 लाख रुपए पर एनम कमा रहे हैं, मतलब उनको टैक्स देने की जरूरत ही नहीं, राइट, दे आर नॉट लाइबल टू पे एनी टैक्सेस। तो ये एग्जामिशन लिमिट, इसको लिखो, मैं एक मिनट में आ रहा हूँ। ये देखा आप लोगों ने। हाँ भाई। अच्छा जी, तो ये हमने पढ़ लिया क्या, स्कीम्स। हाँ जी है। मैंने मना कहा किया, आपने पहले 75 बोला फिर 25 बोला। अच्छा, क्या लिखा हुआ है, स्पेशल स्कीम्स। अभी कुछ स्पेशल स्कीम्स होती हैं रिगार्डिंग क्या बेटा, इंडेक्स फंड, सेक्टोरल फंड्स और इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्कीम। इंडेक्स फंड पता है ना आपको, निफ्टी के बारे में सुना होगा आपने, सेंसेक्स के बारे में सुना होगा आपने, है ना। एक होती है सेक्टोरल फंड, जैसे बेसिकली ना बेटा, एक निफ्टी है इंफ्रा निफ्टी, क्या बेटा, इंफ्रा को लेके, यानी कि ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की निफ्टी है। या फिर आपने बड़ा सुना होगा बैंक निफ्टी, क्या सुना होगा, बैंक निफ्टी। ये क्या है, अगर बैंकिंग सेक्टर को रिप्रेजेंट करती है, तो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं निफ्टी में,
जो बेसिकली एनएससी को रिप्रेजेंट कर रही है, या फिर हम सेंसेक्स में कर रहे हैं जो बीएससी को रिप्रेजेंट कर रही है, तो वहां पर आपने पढ़ा होगा ना, सेंसेक्स में 30 स्टॉक्स का क्या होता है बेटे, फंड्स बनाते हैं, और निफ्टी में 50 स्टॉक्स का एक फंड बनाते हैं, तो उसमें हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उससे रिटर्न्स वगैरह हमें मिल रही है। या फिर क्या है बेटा, इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्कीम, राइट, या किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को लेके हमने क्या बनाई है बेटा, स्कीम बनाई है, इसमें हम फंड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड क्या, स्पेशल स्कीम्स। क्या बेटा, तो अगर वो फंड ग्रो होगा, वो निफ्टी या 50 ग्रो होगी, तो हमारे म्यूचुअल फंड्स भी क्या होंगे बेटा, ग्रो होंगे। अच्छा, वो डाउन जाएंगे तो हमारा म्यूचुअल फंड भी डाउन जाएगा। जैसे आज की डेट में बेटा थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है, डाउनिंग स्ट्रीम में, आपको पता है, ये मार्केट डाउनिंग ट्रेंड का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टमेंट। क्या होता है बेटा, अब जैसे कोविड में क्या थी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आई थी, लोगों ने मिस आउट कर दी, बहुत सारे लोगों ने मिस आउट कर दी, जस्ट बिकॉज ये सोच के कि यार नहीं, हमारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। नो, जब भी स्टॉक मार्केट डाउनिंग ट्रेंड में जाता है ना, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्टमेंट। हाँ, अपॉर्चुनिटी करें आंख खोल के, अंधे होके इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, किसी भी मुंह उठा के किसी भी स्टॉक्स में पैसा लगा दो, नो। ऐसे स्टॉक्स में पैसा लगाइए जिसकी पोटेंशियलिटी है ग्रोथ करने की। अब जैसे आईसीआईसीआई का शेयर मान लो 500 रुपए, ठीक है, वो डाउन होकर 200 रुपए आ गया, उसकी एक्चुअल पोटेंशियल कितनी थी, 500, तो मार्केट सेंटिमेंट के कारण कहाँ गया है, नीचे, तो वापस से कहाँ जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो दैट इज वाई इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं, इंडेक्स फंड में पैसा लगाना, एसआईपी में पैसा लगाना बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि आपको ना सस्ते दामों पे चीजें मिल जाएंगी। जैसे आप एसआईपी वगैरह करते हैं तो आपको सस्ते एसआईपीज मिल जाएंगे। म्यूचुअल फंड के प्राइस क्या होता है, इस समय डाउन हो जाते हैं, बट जब मार्केट में हाई पोटेंशियल पे होती है, वहां तो ऑलरेडी महंगाई है बहुत ज्यादा, यानी कि आप जो भी चीज खरीदेंगे वो क्या खरीदेंगे, महंगा। समझ रहे हैं, तो मार्केट डाउनिंग ट्रेंड मतलब क्या, बेनिफिट्स। और बेनिफिट्स मतलब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर सकते हो, शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म की, हाल की, ये समझ में आया। रियल एस्टेट फंड्स, अब यहाँ पर क्या होता है, हम जो रियल एस्टेट कंपनीज होती है वहां पर क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्या करते हैं बेटा, क्लोज एंड फंड्स, इन्वेस्टिंग इन किसमें बेटा, रियल एस्टेट्स में या फिर प्रॉपर्टी एसेट्स में। तो यहाँ पे अगेन रियल एस्टेट से जो भी इनकम आएगी बेटा, उससे हमारी जो म्यूचुअल फंड्स है वो ग्रो करेंगे। क्या रियल एस्टेट अपने आप में एक बहुत बड़ा जाइंट बिजनेस है, आपको पता है, जितने भी ब्लैक मनी ट्रांजेक्शन होती है कहाँ होती है, रियल एस्टेट अपने आप में एक ब्लैक मनी मार्केट को रेगुलेट करता है। तो यहाँ पे मोस्टली ट्रांजेक्शन किसमें होती है बेटा, कैश में होती है, किसमें होती है, वैसे तो ये बोलना नहीं चाहिए बट इट्स अ फैक्ट। जैसे मान लो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ है, ठीक है, आप वहां पे अंडर वैल्यूड करते हैं, इसको क्या करते हैं, स्टैम्प ड्यूटी बचाने के लिए और इनकम टैक्स बचाने के लिए बेसिकली, ठीक है। और मोस्टली काम किसमें होता है, और आपको पता है बेईमानी का काम सबसे ईमानदारी से होता है, यानी कि जो फ्रॉड के काम होते हैं ना, उसमें सबसे ज्यादा क्या होती है बेटा, ईमानदारी होती है। वरना सबसे बड़ा रिस्क कहाँ है, यही तो है। अगर मानो ब्लैक मनी को कन्वर्ट करो किसमें, व्हाइट मनी में, 1 करोड़ रुपए आप बिना सोचे समझे एक ऐसे व्यक्ति को हैंड ओवर कर देते हैं जिसके बारे में आप जानते भी नहीं है, और वो आपके साथ फ्रॉड नहीं करता। समझ लें, जैसे हवाला होता है, हवाला जानते हैं ना आप? हाँ, तो आप पहले वहां पे पैसे हैंड ओवर करते हैं, बाद में आपको पैसे मिलते हैं किसी दूसरी कंट्री में, इसको बोलते हैं हवाला। क्या बोलते हैं, और सबसे ज्यादा बेईमानी का काम किससे होता है बेटा, सबसे ज्यादा ईमानदार लोग मिलेंगे आपको वहाँ। सबसे ईमानदार कहाँ मिलेंगे आपको, जो जिसमें ब्लैक मनी मार्केटिंग, कहाँ पे, इट्स अ फैक्ट, ये फैक्ट है। चलिए खैर, जो भी है इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ डिस्कशन। क्या लिखा हुआ है, ऑफशोर फंड। आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो किसमें बेटा, फॉरेन कंपनी में, किसके साथ, आरबीआई के परमिशन के बाद, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑफशोर फंड। यानी कि आपने मान लो किसी फॉरेन कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दिया अपने म्यूचुअल फंड्स का, ठीक है, और उससे जो भी रिटर्न आएगा वो आपको मिलेगा, ठीक है, समझ में आया। हाँ, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, लीवरेज फंड, यूज बोरोड फंड टू इन्वेस्ट, क्या बेटा, पोर्टफोलियो साइज, दीज इन्वॉल्व हाई रिस्क स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट। अब ये क्या होता है ना, कुछ लीवरेज फंड्स होता है, व्हाट डू यू मीन बाय लीवरेज फंड्स, आपने पढ़ा हुआ है ये, अगर आपको याद होगा तो। हाँ जी, 11th 12th क्लास में पढ़ा था सर, बिजनेस में। याद है किसी को लीवरेज फंड का मतलब क्या होता है, हाँ भाई, कहाँ जी, 12th पढ़ा, बिजनेस नहीं पढ़ा आपने, तो सेल्फ पढ़ाई नहीं करी। हाँ बताओ, आगे बताओ। अच्छा, देखो, आपने ना बचपन में पढ़ा होगा कि कैपिटल स्ट्रक्चर का सिनेरियो होता है जहां पे इक्विटी के साथ आप चीप कॉस्ट कैपिटल को भी इन्वॉल्व करते हैं, किसको बेटा,
चीप कॉस्ट कैपिटल, व्हाट डू मीन बाय चीप कॉस्ट कैपिटल? चीप कॉस्ट कैपिटल मतलब क्या होता है? डेट फंड्स या डेट कैपिटल। इक्विटी शेयर क्या हो गया हमारे पास? ओन फंड। क्या हो गया जी? और ये क्या हो गया? बोरोड फंड यानी कि डेट फंड्स, ये आउटसाइडर फंड है ना। हाँ, तो यहाँ पे ना एक सिचुएशंस क्रिएट होती है, लीवरेज। क्या होती है बेटा? लीवरेज। इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं बेटा? लीवरेज। तो जब हम ऐसे सिचुएशंस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसको बोलते हैं लीवरेज फंड्स। क्या बोलते हैं? जहाँ पर हम इक्विटी के साथ साथ किस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बेटा? डेट फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बट यहाँ पे ना आपका रिस्क थोड़ा सा क्या होता है बेटा? बढ़ जाता है साहब, क्योंकि जो डेट है ना वो अपने साथ क्या लेके आता है? फाइनेंशियल रिस्क। क्या लेके आता है? फाइनेंशियल रिस्क। कि अगर कंपनी में देयर आर सम मिस हैपनिंग होता है तो कंपनी के लिक्विडेशन तक हो सकती है। आपने सेक्शन 13 ऑफ सरफासी एक्ट 2002 समझा होगा। ठीक है। सेक्शन 13 क्या कहता है? सिक्योरिटी एनफोर्समेंट। क्या कहता है बेटा? सिक्योरिटी एनफोर्समेंट। मतलब क्या? मतलब ये है बेटा कि अगर मान लो कंपनी डेट पे करने में असमर्थ हो जाती है और जो क्रेडिटर्स हैं उन्होंने अगर सेक्शन 13 को एनफोर्स कर दिया तो आपकी एसेट्स को सोल्ड आउट करके पैसा रिकवर किया जाएगा। और जब एसेट्स को सोल्ड आउट ही कर दोगे तो बिजनेस चलेगा क्या? नहीं, कंपनी की लिक्विडेशन हो जाएगी ना। एसेट्स का बेचना ही लिक्विडेशन है। तो वहां पर क्या इन्वेस्टर्स को लॉस भी हो सकता है बेटा? हाँ जी बिल्कुल सर, लिख लो उसको। एक होता है हेज फंड। हेज पता है आपको? हेज रिस्क को क्या करते हैं बेटा? मिनिमाइज करते हैं बोथ साइड इन्वेस्टमेंट करके। मतलब डाउनिंग ट्रेंड में भी इन्वेस्टमेंट करके और अप ट्रेंड में भी इन्वेस्टमेंट करके। कल लॉन्ग सेशन क्लास होगी, ठीक है? वही 9 बजे आना है। और कल कल का टारगेट है थोड़ा सा कुछ चैप्टर्स को निपटा देना। ब्रजेश सर का सिलेबस कितना रह रहा है? 3 चैप्टर रह रहे हैं। कौन कौन से? जी आई ओके। ओके। अच्छा, वो भी कह रहे थे कि मैं इस हफ्ते मेरी क्लास रखवा दी है। बट लंबी हो नहीं पाएंगे सकते यार, क्योंकि अब नया बैच भी शुरू हो गया है 12th वाला। सम टाइम का भी थोड़ा सा कंसंट्रेशन हो जाए। बाकी देखते हैं। क्या लिखा हो दोस्तों? आपने ऑप्शंस पढ़े होंगे। पढ़े ना ऑप्शंस? हाँ। इसमें आपने पढ़ा होगा कॉल ऑप्शन। और ये पढ़ा होगा क्या? पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन का बेसिक मतलब होता है कि आप चीजों को क्या कर रहे हैं, मतलब किस चीज को आप बाय करोगे? जो बढ़ रहा है, या जो अपसाइड ट्रेंड में है वहां पे आप बाई करोगे। और आपको लग रहा है नहीं भैया कुछ सिक्योरिटी डाउन ट्रेंड में जा सकती है तो वहां पे क्या कर दोगे? सेल। यानी कि जो सिक्योरिटीज में फॉल आ रहा है वहां पे क्या कर दोगे? तो यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे चीजें बढ़ गई तो भी फायदा हो गया, यहाँ पे चीजें घट गई तो भी फायदा हो गया। एक तरीके से आपने रिस्क को क्या कर दिया बेटा? मिनिमाइज कर दिया। तो अगर आप ऐसे फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? हैज फंड्स। क्या बोलते हैं? हैज फंड्स। तो ऐसी सिक्योरिटीज में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, लिखो उसको। हो गया बेटा? हेलो। तो ये हमने पढ़ा हेज फंड्स। क्या पढ़ा? अच्छा, एक और टर्म है क्या? फंड्स ऑफ फंड्स, ये क्या है सर? लेट अंडरस्टैंड एग्जाम्पल। जैसे मान लो एक म्यूचुअल फंड कंपनी है। क्या है बेटा?
म्यूचुअल फंड कंपनी है, ध्यान से सुनना कंसंट्रेशन से। अब म्यूचुअल फंड कंपनी जो है बच्चे, वो इन्वेस्टमेंट कर रही है। क्या कर रही है? इन्वेस्टमेंट कर रही है ऑफ कोर्स किसी सिक्योरिटीज में। किसमें बेटा? किसी, इट मे बी अ डेट फंड, इट मे बी अ सिक्योर इक्विटी फंड्स, इट मे बी इंडेक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ये है म्यूचुअल फंड। तो यहाँ पर एक कंपनी है, अगेन वो भी म्यूचुअल फंड की है। तो ये इन्वेस्ट कर रही है किसमें बेटा? इन्वेस्टमेंट इन मल्टीपल म्यूचुअल फंड्स, यानी कि इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर रही है, म्यूचुअल फंड में कर रही है। यानी कि एक म्यूचुअल फंड की कंपनी है जो दूसरे म्यूचुअल फंड्स में क्या कर रही है बेटा? इन्वेस्टमेंट कर रही है। इसको बोलते हैं मोर डाइवर्सिफिकेशन। क्या बोलते हैं बेटा? डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि इन्वेस्टमेंट आप बेटा फंड्स ऑफ फंड, मतलब एक फंड्स में दूसरा फंड क्या कर रहा है? इन्वेस्टमेंट कर रहा है, राइट? तो यानी कि सर आपने इन्वेस्टमेंट करा किसमें? तो इससे आपको रिटर्न मिलेगा। और आप में इन्वेस्टमेंट करके किसी दूसरे म्यूचुअल फंड ने, इसको इससे रिटर्न मिलेगा। सो दैट इज कॉल्ड, एक तरह से इनडायरेक्टली आप कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो? सिक्योरिटीज में ना। तो उसको बोलते हैं फंड्स ऑफ फंड्स, मतलब जब एक म्यूचुअल फंड दूसरा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, दिस इज कॉल्ड फंड्स ऑफ फंड्स। गेटिंग माय पॉइंट? कॉपी करेंगे इसको। डन। हेलो। अगला क्या लिखा हुआ है? हाँ, these आर वेरी इंपॉर्टेंट। देखो भाई, कुछ कंपनियां हैं जो इंगेज हैं इनोवेशन एक्टिविटीज में। किसमें जी? इनोवेशन एक्टिविटीज में। या फिर यू कैन से कि ये है साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड कंपनी। कौन सी कंपनी बेटा? साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड। आपने एवेंजर देखी है? एवेंजर में जो टोनी स्टार्क है, हमारा आयरन मैन, क्या उसकी कंपनी है? हाँ। पर वो कंपनी करती क्या है? इनोवेशन, साइंटिफिक रिसर्च करते हैं ना, रोबोट्स बनाती है। जैसे ना आयन मीच क्या बनाया था वो? आयन मीचन बनाया था ना, रोबोट्स। अरे हेलो, देखी गई तुमने? मतलब वो रोबोटिक टेक्नोलॉजी में क्या करता है बेटा? काम करता है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या वो जितने रोबोटिक चीजें बनाएगा उसकी कंपनी इतनी डेवलप होगी? हाँ। जैसे आप इंडिया में डीआरडीओ है, सुना डीआरडीओ का नाम? क्या करता है डीआरडीओ? यस, डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाता है। जैसे ड्रोन, आपने उरी अटैक देखी है? मूवी आती, भारत में मूवी आई थी बता, सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर उरी। उसमें आपने देखा होगा कि एक ना वो गरुड़ क्रिएट करता है वो, जिससे वो कैमरा लगा के बेटा वो पाकिस्तानी के जितने भी दैट इज लश्कर के हैंडलर्स के जो वो होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बेस होते हैं, बेस कैंप्स होते हैं, कि उनपे वो एक तरह से नजर रखते हैं, स्पाई करते हैं यार, छोटा सा कैमरा लगा के। तो वो क्या था? प्रोजेक्ट था डीआरडीओ का। किसका बेटा? डीआरडीओ का। मतलब आप ऐसी टेक्निक में डेवलप कर रहे हो जो टेक्निक फ्यूचर ओरिएंटेड है, क्या बेटा? इनोवेशन अगेन क्या है बेटा? फ्यूचर ओरिएंटेड है। बोलो यार। हाँ। तो सर ये जो फ्यूचर इनोवेशंस वाली कंपनीज होती हैं, साइंटिफिक रिसर्च वाली कंपनीज होती हैं, क्या ये बहुत ही रिस्की होती हैं? यस। जैसे इंडिया का जो इसरो है, क्या बेटा? इसरो है, क्या उसने चंद्रयान भेजा था? पहला वाला क्या हो गया था? फेल हो गया। क्या हो गया था? फेल हो गया था। बट सेकंड वाले में हम कामयाब हो गए थे। हाँ। तो पहला पहला वाला जो फेल हुआ, क्या डेफिनेटली उसमें पैसा तो लगा होगा, मतलब वो इन्वेस्टमेंट एक तरह से हमारी खराब हो गई ना। बोलो भैया। सो दैट्स वाई बेटा, साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड कंपनीज जो होती हैं, ये जो इनोवेशन बेस्ड कंपनीज होती है बेटा, यहाँ पर रिस्की इन्वेस्टमेंट होता है बहुत ज्यादा। क्या होता है? हाँ जी। अच्छा, हाई रिस्क है तो रिटर्न्स भी क्या होंगे? हाई रिटर्न्स होंगे ना भैया। अगर इन कंपनीज में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिटर्न्स भी क्या होंगे बेटा? हाई। आज एक बात बताओ, कि जितने भी टेक्नोलॉजी है जो आप यूज कर रहे हैं,
चाहे लैपटॉप से लेके मोबाइल फोन हो, या जैसे हम वॉच पहनते हैं, रिस्ट वॉच बेटा, वो क्या होती है? आजकल टेक्निकली बहुत एडवांस है, जो आपकी हार्ट बीट बताती है, आपकी हेल्थ कंडीशन बताती है, कितने रनिंग आपको करनी चाहिए, उसके फुट स्टेप्स आपको बताती है, वगैरह वगैरह, राइट? ये क्या, ये रिसर्च बेस्ड कंपनीज ने नहीं डेवलप करी है? आज से 100 साल पहले इमेजिन भी कर सकते थे क्या हम ये सब चीजें? इवन 100 छोड़ो ना, 50 साल पहले इमेजिन कर सकते थे क्या ये सब चीजें होगा? नहीं ना। आज तो स्पेक्स भी ऐसा आ गए जिसमें बेटा आपका कैमरा फिटेड है, ऑडियो फिटेड है, जहाँ पे आप वीडियो कॉल्स कर सकते हैं, फोन पे बात कर सकते हैं, किससे बेटा? अपने स्पेक्स से। तो ये क्या है? टेक्निकली एडवांस है क्या है बेटा? टेक्निकल एडवांस चीजें हैं, तो क्या इन सब चीजों से कैमरा, इतने माइक्रो कैमरा आ चुके हैं कि अपने इयर रिंग्स में पहन सकते हो आप। आर यू गेटिंग में बेटा? इतने माइक्रो कैमराज हैं कि अपने जो शर्ट्स के बटन है इसमें पहन सकते हो। ये सब स्पाई कैमराज होते हैं। क्या होते हैं? स्पाई कैमराज होते हैं, राइट? बोलो। हालांकि जनरल लाइफ में इसका कोई काम नहीं है, बट क्या अपर लेवल पे इसका काम है? हाँ। अब जैसे अब पहले क्या होता था, बीपी अगर मुझे चेक करना होता था तो मैं कहाँ जाता था? डॉक्टर के पास। बट क्या आज बीपी चेक करने की मशीन घर पे है? क्या शुगर टेस्ट आप अपने घर पे कर सकते हो? हाँ। ये टेक्निकल एडवांस कंपनीज की वजह से तो पॉसिबल हो पाया है। कोई भी व्यक्ति यार डेली बेसिस पर अपना शुगर क्या कर सकता है? चेक कर सकता है। वो दिन दूर नहीं बेटा जब ब्लड टेस्ट भी खुद कर सकते हो, रिपोर्ट आ जाएगी आपके केस में बेटा, जो भी टेक्निकल एडवांस चीजें होंगी। आर यू गेटिंग में? जैसे मान लो आपको ना थायराइड का इशू है, गर्ल्स को मोस्टली होता है, तो आपको अपना थायराइड चेक करना हर 3 महीने में, टाइम नहीं मिला, तो थायराइड इम्बैलेंस होने से प्रॉब्लम होती है ना बॉडी में। हाँ। तो अब मान लो ऐसी ब्लड टेस्ट की सिचुएशन आ गई जहां पर आप खुद का थायराइड टेस्ट घर पे बैठ बैठे कर सकते हो सकता है क्या पॉसिबल है? सर बिल्कुल पॉसिबल है सर। आर यू गेटिंग माय? तो इससे फायदा क्या होगा बेटा? आपका कम समय में बेटर रिजल्ट आ सकता है। हो सकता है एक दिन ऐसी मशीन आ जाए एमआरआई कर दे घर पे बैठे बैठे। आप होता है आजकल, देखो ना जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, वो क्या करती है बेटा? एमआरआई करने के लिए हॉस्पिटल की नीड थोड़ी है उनको। वो घर पे आएंगे, 2 तार लगाएंगे, यहाँ पे यहाँ लगाएंगे, यहाँ मेरा किया था ना अभी इंश्योरेंस के रिगार्डिंग, तो घर पे ही आया था वो मशीन लेके। तो पहले एमआरआई की कितनी बड़ी बड़ी मशीन होती थी, है ना? आज वो लेके आते, छोटी सी मशीन होती इतनी सी वो। अब यहाँ पे उन्होंने लगाया आपकी पल्स में, ये वाले पल्स में लगाया, पैर के पल्स में लगाया, और छाती पे लगाया, तो 2 4, और फटाफट से आपका 5 मिनट में क्या हो गया बेटा? एमआरआई हो गया। पता लग गया आपकी हार्ट बीट कैसे चल रही है, आपके पल्स कैसे चल रहा है, पता लग गया ना? तो सोचो कितना एडवांस हो गया है चीजें, राइट? और इन फ्यूचर में आपको किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं, आप खुद भी कर सकते हो। इज इट पॉसिबल और नॉट? यस। फीवर चेक करने के लिए आपको जाने की जरूरत नहीं है, राइट? इट्स वेरी इजी। थर्मामीटर छोड़ भाई, वो तो आजकल वो गन शॉट वाले आ चुके हैं, सर पे करो, आपको पता लग जाए कितना आपको फीवर है। आ गए ना? यस। देख लेना। यस। समझ रहे हैं बात को? तो मुझे एक बात बताओ, आपका टेम्परेचर ही तो पता लगता है उससे, फीवर क्या है? टेम्परेचर ही तो है आपकी बॉडी का। अगर वो टेम्परेचर बढ़ गया, अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो फीवर है। टेम्परेचर अंडर कंट्रोल है तो क्या फीवर नहीं है? सिंपल सी बात है। खैर खैर, लेट्स कम टू द टॉपिक प्लीज। तो यहाँ पे कुछ म्यूचुअल फंड बेस्ड कंपनीज हैं जो किन में इन्वेस्टमेंट कर रही है? इन कंपनीज में। तो यहाँ पे अगेन वही लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे ना जिनको रिस्क पसंद है, क्योंकि उनको रिटर्न भी पसंद है ना? सो दैट्स वाई बेटा इसको बोलते हैं न्यू डायरेक्शन फंड्स। क्या बोलते हैं? आप ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हो जो साइंटिफिक या फिर टेक्निकली एडवांस कंपनी होती है। समझ में आया? कॉपर दिस एग्जांपल प्लीज। देखो, पढ़ाई लिखाई सब कुछ है, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज आपके लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। पता लगे किताबी ज्ञान तो ले लिया, ये किताबी ज्ञान कहीं काम नहीं आता। समझ रहे हैं बात को? हाँ जी। Done? देखो भैया, स्टॉक मार्केट बहुत एडवांस हो गया है दोस्तों। एक टाइम था स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना इट्स वेरी टफ टास्क, बट आज के डेट में चीजें बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी है। आप ईटीएफ फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या बेटा? तो ईटीएफ पढ़ चुके ऑलरेडी। अब जैसे आपने ना अभी एनएससी बीएससी के बारे में पढ़ा था, भाई एनएससी बीएससी भी तो ईटीएफ ही है।
हाँ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स है ना। ये भी क्या करता है बेटा, एक लमसम स्टॉक्स का इंडिकेशंस प्रोवाइड करता है। आज के डेट में ना ऐसे बहुत सारे ईटीएफ आ चुके हैं, जैसे मिड कैप ईटीएफ हो गए, स्मॉल कैप ईटीएफ हो गए, बीएससी ईटीएफ हो गए, एनएससी ईटीएफ हो गए, इंफ्रा ईटीएफ हो गए, ठीक है, टेक्निकल कंपनीज के ईटीएफ हो गए, बैंकिंग ईटीएफ हो गए। मतलब क्या है कि आप एक स्टॉक में इन्वेस्टमेंट ना करके मल्टी स्टॉक्स के स्टॉक मल्टी शेयर्स के एक स्टॉक्स में क्या कर दो बेटा, इन्वेस्टमेंट कर दो। हालांकि कब शुरू हो गया था बेटा ये 1983 में। फीचर्स ट्रेडेड ऑन किसमें बेटा, एंड मोर टैक्सेबल एफिशिएंट देन ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड, मतलब ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड से ज्यादा बेटर है। समझे कि डाइवर्सिफिकेशन को बढ़ावा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। यस यस, मैंने बहुत सारे ईटीएफ्स परचेज करे हुए हैं। क्या करें, बहुत सारे ईटीएफ, और आप यकीन नहीं करेंगे, नॉर्मल स्टॉक से ज्यादा बेनिफिट है ईटीएफ। वो आपको दिखा नहीं सकता हूँ, बट बता सकता हूँ कि हाँ काफी बेनिफिट्स है ईटीएफ में पैसा लगाना। ठीक है, हो गया। क्या लिखा हुआ है, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स। भाई मनी मार्केट का मतलब पता है ना आपको, यू नो अबाउट द ट्रेजरी बिल्स। अरे कितने टाइप से ट्रेजरी बिल्स होते हैं, वाओ, 14 डेज, 91 डेज, 182 डेज, 364 डेज, है ना। हालांकि आज के डेट में 14 डेज के ट्रेजरी बिल्स आते नहीं है। शुरुआत कहाँ से होती है बेटा, यानी कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो वेरी शॉर्ट स्पैम ऑफ टाइम के लिए, 91 डेज के लिए। गवर्नमेंट का फंड है, किसका फंड है, तो यहाँ पे लॉस होगा क्या आपको। और ये होता है जीरो कूपन बॉन्ड्स की तरह। क्या होता है बेटा, जीरो कूपन की तरह होता है, मतलब डिस्काउंटेड होते हैं। क्या होता है बेटे, डिस्काउंटेड होते हैं, इनमें इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, आई मीन रिटर्न नहीं होता है इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे क्या होता है बेटा, डिस्काउंट में इशू होते हैं। किसमें इशू होते हैं, सपोज फेस वैल्यू 100 रुपए है, तो ये कितने में इशू हो जाएंगे, मान लो 70 रुपए में इशू हो गए, तो 30 रुपए पर यूनिट सबको क्या हो गया, बेनिफिट हो गया। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स यू कैन बाई, एंड कमर्शियल पेपर्स आप बाय कर सकते हैं। है, इसको बोलते हैं मनी मार्केट म्यूचुअल फंड। यानी कि यहाँ पर म्यूचुअल फंड कंपनीज बेटा अपना पैसा इन्वेस्ट कहाँ कर रही है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में। कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रही है, बूझे कि नहीं बूझे, बुझ गए सर। अगला क्या लिखा हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड्स। भाई एक बात बताइए, कंपनीज इंफ्रास्ट्रक्चर डील करती हैं, जैसे आपने डीएलएफ का नाम सुना होगा, सुना है ना, नहीं सुना। डीएलएफ क्या है बेटा, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। क्या है बेटा, आपने जो ये सड़कें रोड वोड बनाती है, क्या नाम उस कंपनी का, नाम बोलिए, बहुत बड़ी जाइंट कंपनी है। एल एन टी, हाँ, लार्सन एंड टोब्रो, राइट। दिस कंपनी अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। इंडिया के जितने भी जो हाईवेज प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें मोस्टली इन्वॉल्वमेंट किसका होता है बेटा, एलएनटी का। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर नीड हमें पड़ती है। हाँ। आज दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर देखो ना, हालांकि इतनी पॉपुलेशन होने के बावजूद भी मेट्रो के क्या बहुत ज्यादा ट्रैप्स यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। हालांकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए ट्रैफिक का इशू अभी भी हमारे पास रहता। जब सोचो इतने फ्लाईओवर्स बन गए, इतने ब्रिजेस बन गए, इतने रोड्स बन गए, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो चुका है, स्टिल देयर इज अ प्रॉब्लम। बट बन तो रहा है। मेट्रो के आने से क्या कन्वीनियंस बहुत बड़ी है। हाँ जी, तो मेट्रो को किसी ने तो बनाया होगा। हाँ, तो सर जितना मेट्रो प्रोजेक्ट्स में पैसा लगा, उस पैसे के रिटर्न्स भी मिले, और जो रिटर्न मिलेगा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज क्या होंगे, ग्रो करेंगे। अब जैसे गवर्नमेंट ने अभी ये मुंबई एक्सप्रेसवे बनाया है, मतलब आप दिल्ली से मुंबई का सफर मात्र 12 घंटों में तय कर सकते हो विद द यूज ऑफ दिस नेशनल हाईवे, जिसको हम बोलते हैं क्या, मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे। समझ रहे हैं बात को। सो दैट मीन सर आप यहाँ से मुंबई कितना दूर है, 800 900 किलोमीटर होगा, है ना। तो सिर्फ मात्र कितने घंटे में तय कर रहे हैं आप, 12 घंटे में, राइट। सो दिस इज अगेन, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अगर डेवलप हुआ है, तो उसका बेनिफिट होगा। इंडिया ने पहले हमारे जो ट्राइब्स एरिया थे, मोस्टली बेटा जो बॉर्डर एरियाज हैं, जैसे लद्दाख, आपको आप पुरानी मूवीज देखी होंगी आपने, आर्मी वाली, वहां पे सबसे बड़ा चैलेंज होता था आर्मी तक वेपन्स पहुंचाना, फूड सप्लाई करना, बड़ा चैलेंज होता था। क्यों, क्योंकि वी हैव अ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इन दीज ट्राइब्स एरियाज। लद्दाख हो गया, कश्मीर हो गया, या फिर और भी जो ट्राइब्स एरिया है, वहां पे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रॉपर नहीं था। बट क्या आज के डेट में वहां पे हमारा बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया है, या तो विद इन अ फ्यू मिनट्स या फिर आवर्स में हम अपने आर्मी तक क्या पहुंचा सकते हैं बेटा, इक्विपमेंट्स पहुंचा सकते हैं। राइट, आपको आपने आई थिंक मूवी देखी होंगी, तो वहां पे ना एक आर्मी की टुकड़ी सिर्फ और सिर्फ एक ब्रिज को बचाने के लिए लगी रहती थी, ताकि जो हैंडलर्स हैं वो ब्रिज पे हमला करके ब्रिज ना तोड़ देना, तो आर्मी तक सामान पहुंच ही नहीं पाएगा। अरे गाड़ी, क्योंकि हमारे पास लैक ऑफ एक ही ब्रिज है, और कोई रास्ता नहीं है जाने का। तो ये क्या था बेटा, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर ने भी क्या डिफेंस को बहुत सपोर्ट किया है। यस,
तो ऐसे ही कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करके हम अपने म्यूचुअल फंड को क्या कर सकते हैं, ग्रो। ये खत्म हो गया जी हमारे क्या, स्कीम्स। क्या हो गया बेटा, स्कीम्स। समझ में आया। अगेन ये जो टॉपिक है अगला वाला, कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड, दिस इज ऑल्सो टोटली रिलेटेड विद क्या बेटा, वो जो ऊपर अपने स्कीम पड़ी थी उसी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? अभी कह रहे हैं सर म्यूचुअल फंड्स कितने टाइप्स के हो सकते हैं भैया, सिंपल सी बात है ना, इक्विटी फंड्स। ये इक्विटी फंड से आप क्या समझते हैं भैया, आप अल्टीमेटली पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, इक्विटी शेयर्स में। तो इसका एग्जांपल है क्या, लार्ज कैप में पैसा लगा सकते हैं, स्मॉल या मिड कैप में। एक होता है ELSS, यही होता है बेटा टैक्स एग्जाम्पशन बेस, इसी में मिलती है हमें क्या, टैक्स एग्जाम्पशन। ऊपर आपने पढ़ा था ये देखो, कहाँ गया, ये रहा लिखा ना, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स, एल सॉरी ELSS, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स। ठीक है, तो यहाँ पर अल्टीमेटली हमें क्या मिलता है बेटा, टैक्स बेनिफिट मिलता है, बट पैसा हम कहाँ लगाते हैं, इक्विटी शेयर्स में। डाइवर्सिफाइड एंड मल्टी कैप्स में, यानी कि जरूरी नहीं आप मिड कैप में ही लगाओ, आप तीनों में मिक्स कर दो, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप्स में। ठीक है, सेक्टोरल एंड क्या बेटा, थेमेटिक या इंडेक्स फंड्स या फिर ETF, ये इन सभी का मतलब होता है इक्विटी में इन्वेस्टमेंट हो रही है डायरेक्ट। हाइब्रिड फंड पढ़ा था ना ऊपर आपने, हाइब्रिड मतलब एक बैलेंस फंड है जहाँ पे डेट इक्विटी दोनों इन्वॉल्व है। डेट फंड अगेन यहाँ पर सिर्फ किस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप, डेट में। जैसे लिक्विड फंड्स होते हैं, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स होते हैं, शॉर्ट टर्म फंड्स होते हैं, इनकम फंड्स होते हैं, गिल्ट फंड होते हैं, या फिर फिक्स मेच्योरिटी फंड्स होते हैं। अल्टीमेटली पैसा आप किस पे लगा रहे हो, इंटरेस्ट पे, या फिर गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स होते हैं उस पे, या इंफ्रा बॉन्ड्स होते हैं, या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं, उस पे आप जनरली क्या कर रहे हैं बेटा, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और डेट फंड बेटा एक तरीके से हमारा ना सिक्योर्ड भी होता है। क्या होता है बेटा, सिक्योर्ड भी होता है, क्योंकि यहाँ पे आपने एसेट्स में क्या क्रिएट करी होती है बेटा, अच्छा। एक पल को इक्विटी में आपको लॉस हो सकता है, डेट में नहीं। और डेट में होगा भी तो एसेट्स को बेच के आप क्या कर सकते हैं बेटा, लॉस। समझे? कमोडिटी फंड्स। अब जनरली क्या होता है ना, आप जरूरी नहीं है बेटा इक्विटी में ही पैसा लगा, आप कमोडिटीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नाम सुना है, कच्चा तेल। ठीक है, या फिर एक्सेट्रा, कोई भी कमोडिटीज में आप क्या कर सकते हैं बेटा, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। राइट, तो इसका मतलब सर मैं कमोडिटी में भी इन्वेस्टमेंट करके म्यूचुअल फंड्स क्रिएट कर सकता हूं। समझे? जो ऊपर पढ़ा था सेम वही है। हाँ जी, अगला क्या लिखा हुआ है, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल प्लान्स। अगेन रेगुलर प्लान अगेन पढ़ चुके हो। यहाँ पर आप क्या चाहते हैं बेटा, रेगुलर बेस पे इनकम जनरेट होती रहे, सोल्ड थ्रू क्या बेटा, डिस्ट्रीब्यूटर या फिर इंटरमीडियरी, हाई एक्सपेंसिव रेशियो ड्यू टू कमीशंस, पोटेंशियल लोअर रिटर्न। हाँ, रेगुलर रिटर्न्स में वैसे भी पैसा कम ही रहता है, क्योंकि यहाँ पर आप क्या चाह रहे हैं बेटा, फिक्स इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, एक होते हैं डायरेक्ट प्लान। क्या होता है बेटा, डायरेक्ट प्लान बेटा किसके थ्रू शो होता है, AMC के थ्रू, लोअर रेशियो होता है यहाँ पे बेटा। और पोटेंशियली क्या होते हैं, हाई ग्रोथ के होते हैं। जितने भी अपने ऊपर इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स पड़े थे ना, वो क्या होते हैं बेटा, डायरेक्ट प्लान। मतलब यहाँ पर हम किसी मीडिएटर की मदद नहीं ले रहे, म्यूचुअल फंड डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर रहा है किसमें बेटा, इक्विटी शेयर्स में। किसमें? समझ में आया? तो तीन प्लान हो गया हमारे पास। अगला क्या लिखा हुआ है, की प्लानर्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। कहते हैं म्यूचुअल, अच्छा आ रहा है ना सुनने, बेसिक्स है बेटा, इसमें ज्यादा फोकस करने की नीड हमें नहीं है। आप ऑलरेडी चीजों को डिस्कस कर चुके हो, उसी का एक मल्टी सिचुएशन यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। म्यूचुअल फंड ऑपरेशंस, 5 प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड 3 मार्केट इंटरमीडिएट्स ऑलरेडी पढ़ चुके हो। म्यूचुअल फंड के लिए एक किसकी जरूरत है आप, स्मूथ स्पॉन्सर कौन होता है, जो म्यूचुअल फंड को क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है। म्यूचुअल फंड को क्या कर रहा है बेटा, और स्टैब्लिश करता है किसको, म्यूचुअल फंड ट्रस्ट को। ठीक है, मस्ट कंट्रीब्यूट मिनिमम कितना बेटा, यानी कि जो AMC की नेटवर्थ है उसका 40% इन्वेस्टमेंट या स्पॉन्सर कौन करेगा बेटा, जो भी प्रमोटर्स हैं। प्रमोटर में भी कंपनी हो सकती है, इंडिविजुअल पर्सन हो सकते हैं, XYZ। समझ में आ रहा है? अच्छा, AMC क्या है बेटा, जो फंड मैनेज करती है। क्या करती है बेटा, फंड मैनेज करती है। सुनो, मान लो मैंने एक ट्रस्ट क्रिएट किया, उस ट्रस्ट में मैंने 100 करोड़ रुपए दे दिए। कितना दे दिया, जिसमें से 40% मेरा है, 60 करोड़ जनता का है। ठीक है ना? अब वो 100 करोड़ रुपए मैनेज किसको करना है, एसेट्स मैनेजमेंट कंपनीज को। किसको बेटा, तो देखिए कहते हैं AMC मैनेज करता है क्या बेटा, इन्वेस्टमेंट पूल्ड फंड्स को। ठीक है, इन्वेस्ट करता है अकॉर्डिंग टू द स्कीम्स के ऊपर, हमने बहुत सारी स्कीम्स पढ़ी, तो उन स्कीम्स के जरिए क्या करता है बेटा, इन्वेस्टमेंट करता है। क्या करता है, इन्वेस्टमेंट। ये समझ में आ रहा है ना, ये आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका मैं पहले। और ऑफ कोर्स अर्न करता है क्या बेटा, मैनेजमेंट फीस। अपॉइंटमेंट ऑफ क्या बेटा, AMC कौन करेगा, ट्रस्टी। और obvious सी बात है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट किसकी है, सेबी के अप्रूवल की। AMC कैन बी टर्मिनेटेड बाय द क्या बेटा, मेजोरिटी ऑफ ट्रस्टी, या फिर 75% और यूनिट होल्डर ने अगर वोट कर दिया तो हम AMC को क्या करेंगे, हटा देंगे। तो सुनो, AMC कौन है, जो फंड मैनेज करता है। क्या करता है बेटा,
यानी कि स्कीम के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करता है आफ्टर एनालिसिस ऑफ द पर्टिकुलर सिचुएशन। ठीक है, इसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है बेटा? ट्रस्टी, एंड ऑफ कोर्स यू नीड सेबी अप्रूवल। ठीक है, और यहाँ पे एएमसी जो है बेटा वो टर्मिनेट मतलब हटा सकते हैं किसके द्वारा? मेजोरिटी ऑफ ट्रस्टीज, या फिर आपने यूनिट होल्डर के 75% वोट्स ले लिए हैं टू रिमूवल या टर्मिनेशन ऑफ एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी। समझ में आए? बोलिए दोस्तों। ठीक है, अगला क्या लिखा हुआ है? ट्रस्ट। कौन होता है ट्रस्टी? जो ट्रस्ट को मैनेज कर रहा है, एसेट्स होल्ड कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ ट्रस्टीज। तो देखिए, ट्रस्टी होल्ड एसेट्स ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर्स, मतलब इन्वेस्टर्स के बिहाफ में एसेट्स को होल्ड करने का काम किसका बेटा? ट्रस्टी का। ये सुपरवाइज करते हैं किसको? यानी कि एएमसी की परफॉर्मेंस को सुपरवाइज करने का काम किसका बेटा? इनका। और ये प्रोटेक्ट करते हैं इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। ठीक है, तो मेनली बेटा ट्रस्टी हमने मैनेज इसलिए कर आई मीन अपॉइंट इसलिए कर रहे हैं ताकि इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शन की जाए, उनके हितों की। दूसरा, एएमसी को सुपरवाइज किया जाए। ठीक है, अच्छा फिर क्या लिखा हुआ है? यूनिट होल्डर्स। ऑब्वियस सी बात है, जिन्होंने म्यूचुअल फंड परचेज किया है, इन्वेस्टर, उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा? तो इन्वेस्टर हु परचेज यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड्स, यूनिट्स रिप्रेजेंट शेयर्स इन द नेट एसेट्स। ये याद है ना, एनबीए पढ़ा था आपने? नेट एसेट्स वैल्यू क्या पढ़ा था? तो उसके थ्रू आप परचेज करते हैं। कितने पॉइंट हो गए हमारे? चार। पहला क्या? स्पॉन्सर। दूसरा क्या? एएमसी। तीसरा क्या? ट्रस्टी। चौथा क्या? यूनिट होल्डर्स। अब एक ट्रस्ट, ट्रस्ट इटसेल्फ, ये ट्रस्ट का एक्ट बता सकते हो? हाँ भैया, आ जाओ। Okay. क्या करूँ इसका? ठीक है, एमओए होगा, इसमें एओए होगा, सर्टिफिकेट एंड कॉर्पोरेशन होगा, और सेक्शन 8 का लाइसेंस होगा, है ना? ठीक, ये भी इसी में डाल दो ना। पैन कार्ड होगा इसमें, और क्या है? एटीएम कार्ड, चेक बुक। ठीक है, उस मेल पे आई हुई, देखना पड़ेगा। पता नहीं, वो तो तेरे एड्रेस पे आएगा भाई, रजिस्टर्ड ऑफिस तो वही है। हाँ, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद। देखो दोस्तों, म्यूचुअल फंड ट्रस्ट कहते हैं द ट्रस्ट रेज मनी बाय इशूइंग यूनिट्स। ऑफ कोर्स आप यूनिट्स इशू कर रहे हैं और उसके बदले क्या रेज कर रहे हैं बेटा? इन्वेस्ट फंड्स इन कैपिटल मार्केट। अच्छा, इन्वेस्ट फंड कैपिटल मार्केट वाया किसके जरिए? एएमसी के जरिए। किसके जरिए? और ये जो मस्ट ट्रस्ट है, मस्ट रजिस्टर्ड होना चाहिए कहाँ पे बेटा? हाँ, तुमने बताया नहीं ट्रस्ट एक्ट कौन सा है? क्या पढ़ क्या रहे हो भाई तुम लोग? ट्रस्ट तो पढ़ा है तुम लोगों ने? हैं? हाँ भाई, सोनाली, बताइए ट्रस्ट एक्ट कौन सा है? हाँ जी, आप बताइए। आलू छिलने आते थे यहाँ पे तुम लोग? हैं? क्या छिलने आते हो? आपने 1982 बोला था दोस्त। नहीं, 1982 बोला था। 1882 बोला था। आई थॉट कि आपने 1982 बोला। कोई बात नहीं, फिर भी बोला तो उसने, तो बाकी सब क्या करने आते हैं हम? हाँ भाई, एक्सक्यूज तो हमारे पास धरे रहते हैं। खैर, जो भी है, ये समझ में आई आपको? तो पांच कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर्स ऑफ म्यूचुअल फंड वी हैव डिस्कस। पहला क्या? स्पॉन्सर। दूसरा क्या? क्या? एएमसी। तीसरा ट्रस्टी। चौथा यूनिट होल्डर। पांचवा म्यूचुअल फंड। ठीक है, अच्छा क्या लिखा हुआ है? ये पढ़ा हुआ है तुम लोगों ने, इंटरमीडिएट पढ़ा है ना? चैप्टर 6 सिक्योरिटी मार्केट इंटरमीडिएट पूरा हमने डिस्कस कर लिया है। अब ये मत बोलना कस्टोडियन का मतलब नहीं पता। ये मत बोलना आपको ट्रांसफर एजेंट का मतलब नहीं पता। तोड़ ही दूंगा हड्डियां बोलोगे। डिपॉजिटरी का मतलब नहीं पता आपको? पता है ऐसा? डिपॉजिटरी एक्ट पढ़ा था आपने? हाँ जी, पूरा डिपॉजिटरी एक्ट वी हैव कंप्लीटेड। एक बार देख लेते हैं फटाफट से इसको। भाई होल्ड करता है क्या? किसके? मेंटेन करता है क्या? रिकॉर्ड। कलेक्ट करता है क्या? क्या इसका एक्ट रेगुलेशन कौन सा है बेटा इसमें? सेबी कस्टोडियन ऑफ सिक्योरिटी रेगुलेशन 1990।
सिक्स, ट्रांसफर एजेंट का काम होता है ट्रांसफर को करना, इशू करना, रिडम्पशन करना वगैरह वगैरह। ट्रांसफर एजेंट परफॉर्म करता है इशू एंड रिडम्पशन ऑफ फंड्स, मेंटेन द इन्वेस्टर रिकॉर्ड्स, ट्रांसफर करता है यूनिट्स और इन्वेस्टर्स को रिपोर्टिंग प्रोवाइड करता है। एंड इसको फॉलो करना पड़ेगा क्या बेटा, सेबी रजिस्ट्रार ऑफ इशू एंड ट्रांसफर एजेंट रेगुलेशन 1993। डिपॉजिटरी डीमैट अकाउंट होल्ड करता है बेटा, यानी कि जितने भी सिक्योरिटी उसको डीमैट में होल्ड करता है, राइट। डिपॉजिटरी इंश्योर करता है सेफ होल्डिंग ऑफ द सिक्योरिटी, स्मूथ सेटलमेंट ऑफ द ट्रेड एंड इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग ऑफ द सिक्योरिटी। इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग मतलब क्या, डीमैट किसमें बेटा, अगेन ये पूरा हम कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं। सम म्यूचुअल फंड टर्मिनोलॉजी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। टर्मिनोलॉजी मतलब सम वर्ड्स, सम टर्म्स विच आर यूजिंग अंडर द म्यूचुअल फंड्स। कहाँ पे बेटा, म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। अच्छा, इसमें से ऑलमोस्ट आप चीजें पढ़ चुके हैं। यू नो अबाउट द ऑफर डॉक्यूमेंट। क्या होता है ऑफर डॉक्यूमेंट बेटा, सबसे पहले हम सेबी को क्या फाइल करते हैं, डीओडी। डीओडी क्या होता है बेटा, होता क्या है, ये फुल फॉर्म थोड़ी पूछ रहा हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय द डीओडी, हाँ जी बताइए, क्या होता है डीओडी, होता क्या है, फुल फॉर्म तो पूछा ही नहीं मैंने, इसका मैंने सिनोनिम्स तो पूछा ही नहीं आपसे। आई एम आस्किंग जस्ट व्हाट डू यू मीन बाय द डीओडी। हाँ जी, डीओडी इंफॉर्मेशन कौन सी, ओके, टर्म्स एंड इन्वेस्टमेंट और, हाँ जी, हाँ ये तो बता दिया। और या, हम्म, इंफॉर्मेशन होती है भाई, इंफॉर्मेशन तो बहुत सारी चीजें होती है, उसमें इंफॉर्मेशन डाल दूं, भारत के प्रधानमंत्री कौन है, दिल्ली के सीएम कौन है, यूपी के सीएम कौन है, बेवकूफ, कौन सा सिक्योरिटी ला उल्लू। कंपनी की ग्रोथ पोटेंशियल, कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी की एसेट्स, कंपनी का ऑब्जेक्टिव, सिक्योरिटी कौन सी क्लास की इशू कर रहे हो, शेयर सिक्योरिटी प्राइस क्या होगा, यही सब तो पढ़ा था आपने। This kind of information basically listed on that particular document which also known as RHP, Red Herring Prospectus है। थोड़ी दूंगा हटिया, आरएचपी का सेक्शन क्या है इस पर, कंपनी 30। अच्छा, एक बात बताओ, आरएचपी कौन सी कंपनी इशू करती है, या कौन सी कंपनी इशू करती है, ऑफ कोर्स जो पब्लिक इशू लेके आ रही है, कौन से मेथड से, बुक बिल्डिंग। कितने मेथड होते हैं आईपीओ लाने के, दो मेथड होता है, पहला बुक बिल्डिंग प्रोसेस, दूसरा फिक्स प्राइस मेथड। तोड़ ही दूंगा हड्डियां, फीफो फाइनेंस चल रहा है, एफएम चल रहा है, फीफो मेथड, लीफो मेथड है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन लास्ट आउट है भाई, बेवकूफो यही है बस। अब वहां पे सिक्योरिटीज को रिप्लेस कर देना म्यूचुअल फंड से, किससे रिप्लेस कर देना, देखो म्यूचुअल फंड रेज मनी फ्रॉम किससे, थ्रू न्यू फंड्स ऑफर, राइट। कहते हैं ऑफर डॉक्यूमेंट कंटेन ऑल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द म्यूचुअल फंड स्कीम्स, ऑफ कोर्स ऑफर ड्यूरिंग द क्या बेटा, एनएफओ पीरियड्स, ठीक है। हालांकि आज के डेट में सारे अवेलेबल हैं कहाँ पे बेटा, ऑनलाइन। कहाँ अवेलेबल है, आप जिस भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसकी वेबसाइट में जाइए, उस कंपनी की वेबसाइट में आपको ऑफर डॉक्यूमेंट मिलेगा, उसको पढ़िए और उसके बेसिस पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कंटेंट क्या है साहब इसके, ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट क्या होगा, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है स्कीम का, नेचर ऑफ स्कीम क्या है, रिस्क फैक्टर क्या है, फीस एंड एक्सपेंसेस क्या है, राइट ऑफ इन्वेस्टर्स क्या है, ये सारी चीजें आप ऑफर डॉक्यूमेंट में लिस्ट करके कहाँ फाइल कर देंगे, सेबी के पास। कौन है सेबी, फुल फॉर्म तो पूछ ही नहीं, क्वेश्चन तो सुना करो ध्यान से, हम जस्ट आस्किंग हु इज सेबी, रेगुलेटर ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, ठीक है। तो उल्लू, पार्ट्स ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट कहते हैं सर, ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, पहला क्या, स्कीम्स इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, दूसरा स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। नथिंग बेटा, ये स्कीम्स के बारे में बताता है और जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको चाहिए उसके बारे में बताता है। पूछे कि नहीं पूछे, या तो देखो आप इसी चीज को डिस्क्राइब किया हुआ है, पहले क्या है, स्कीम्स इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, क्या लिखा बेटा, स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट कंटेन करता है कंप्लीट डिटेल अबाउट द म्यूचुअल फंड। भाई अभी तो तुमने पढ़े हैं, ऊपर स्कीम पढ़े ना आपने, कितने स्कीम पढ़े, 13, दो स्कीम पढ़े, ससुराल वाली, वे चमन देंगे 15 है, कितना है, 16 है, 15 में नहीं,
हमारा तो अलग टॉपिक आपका है। झींगे जैसा लग भी रहा है। यू नो बट झींगा कौन होता है? हाँ, सी फूड है, हाँ टेस्टी होता है वो। देखो सर, स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, कितने स्कीम्स पढ़ा आपने? 16। जो भी स्कीम्स आप लेके आ रहे हो बुरा मान गए क्या? मान भी लेगा तो क्या कर लेंगे। देखो, द स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट कंटेन करता है कंप्लीट डिटेल अबाउट द म्यूचुअल फंड स्कीम दैट इन्वेस्टर शुड नो बिफोर। ऑफ कोर्स भाई, इन्वेस्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कौन सी स्कीम आप पैसा लगा रहे हैं। मान लो तुम एक कंजर्वेटिव पर्सन हो जिसको रिस्क पसंद नहीं है, और जिसको हम ले आए बेटा हाईली रिस्की फंड्स ले आए, भाई तो तुम उसको अवॉइड करोगे ना, तो आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए बेटा ये स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट कंटेन करेगा किसमें? ऑफर डॉक्यूमेंट में, ठीक है दोस्तों। सिड, एसआईडी, एसआईडी मस्ट बी क्या बेटा? अपडेटेड, हर साल अपडेट करेंगे। ऑफ कोर्स इन्फॉर्मेशन सेम रहती है, चेंज होती है। मान लो कंपनीज ने अपनी स्कीम अपडेट कर दी है भैया, तो उसको अपडेट करोगे ना भैया। की कंटेंट क्या है बेटा? स्कीम का नाम क्या है ऑन कवर पेज पे होना चाहिए। इट मस्ट कंटेन क्या बेटा? स्ट्रक्चर, ओपन एंड है या क्लोज एंड है, पढ़ा था? ओपन एंड क्लोज एंड पढ़ा था आपने। म्यूचुअल फंड दो टाइप के होते हैं ना, एक ओपन एंड और एक क्लोज एंड। क्या होते हैं दोस्त ओपन एंड? यस वेरी गुड। और क्लोज एंड फिक्स टेन्योर होता है इन्वेस्टमेंट करने का भी और उसको मेच्योर्ड करने का भी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट। ठीक है। फिर कहते हैं एक्सपेक्टेड नेचर ऑफ स्कीम, इक्विटी हो सकता है, डेट हो सकता है, बैलेंस में दोनों हो जाएंगे, लिक्विड हो सकते हैं और ईटीएफ्स हो सकते हैं। जहां पर आप इंडेक्स में फंड इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, या फिर लिक्विड, लिक्विड मतलब हाईली कैश जो ओरिएंटेड सिक्योरिटीज होती है, उसमें आप क्या कर रहे हैं बेटा? इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हाइलाइट्स ऑफ द स्कीम प्रोवाइड की इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग क्या बेटा? ऑब्जेक्ट क्या है भैया आपका? दूसरा, टाइप्स ऑफ स्कीम क्या है, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज आपकी क्या है, वो चीजें स्पेसिफाई करेंगे इसमें आप। रिस्क फैक्टर कितना है ये बताएंगे। रिस्क फैक्टर इंक्लूड क्या बेटा? एक कहता है स्टैंडर्ड रिस्क। अच्छा, आप लोगों ने एफएम पढ़ा होगा, एफएम पढ़ा है ना आप लोगों ने? एफएम में बेटा आपने रिस्क कैलकुलेशन पढ़ा है, स्टैंडर्ड दैट इज डेविएशंस। पढ़ा आपने स्टैंडर्ड डेविएशन? क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन? नो, आई एम आस्किंग स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? आपने पढ़ा होगा थीटा, बीटा, गामा, पढ़ा है क्या होते हैं? आपने तो 11th क्लास स्टैटिक्स में पढ़ा होगा स्टैंडर्ड डेविएशन तो, पढ़ा है? स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते ही रिस्क कैलकुलेशन के लिए है, किसके लिए बेटा? यानी कि देखो, जो स्टैटिक्स हमने पढ़े थे 11th क्लास में वो वेस्ट नहीं थी, वो स्टॉक मार्केट से ही रिलेटेड है। किससे? ये जो मेन मीडियन मोड आपने पढ़े थे या स्टैंडर्ड डेविएशन आपने पढ़ा था, ये सारा क्या है बेटा? स्टॉक मार्केट कैलकुलेशन में यूज होता है। क्या यूज होता है बेटा? समझ रहे हो ना? अच्छा सुनो, जैसे सिक्योरिटी मार्केट है, यानी कि जो आप सेबी पढ़ रहे हो, प्लस आपने फाइनेंस पढ़ा होगा ना? हाँ जी। और कंपनीज एक्ट, अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, ये तीन चीजें बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। और ऑफ कोर्स अकाउंटिंग तो हमें पता ही है। देखो, अकाउंट्स में ना आपको ये पता होना चाहिए हाउ टू एनालाइज योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या पता होना चाहिए? और ये बहुत आसान है। मैं बताऊं, एक नॉन अकाउंटिंग बैकग्राउंड वाला व्यक्ति भी क्या कर सकता है। बट द सब्जेक्ट टू कंडीशंस, आपको कुछ कीवर्ड्स पता होने चाहिए। क्या पता होना चाहिए? आप एनालाइज कर सकते हो। अगर एक बेसिक से आपने शॉर्ट एक कोर्स भी कर लिया ना आपको, हाउ टू रीड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो आप आराम से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज कर सकते हैं बहुत इजीली। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है बेटा? ये सिक्योरिटी लॉ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? फाइनेंस। इसको एनालाइज ऐसे नॉर्मली आप नहीं कर सकते हैं साहब, समझ में आ रहा है? बोलो यार। ओके। स्टैंडर्ड रिस्क क्या है? जनरल रिस्क एसोसिएट विद क्या बेटा? अब म्यूचुअल फंड के साथ रिस्क तो इन्वॉल्व होगा ना भैया। हाँ, तो स्कीम स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर क्या है वो भी अब इसमें डिस्क्लोज करेंगे, और लगाएंगे अपने उसमें क्या? ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट की आपने बहुत सारा वेरिफिकेशन किया हुआ है। तो ये इशू कौन करती है? एएमसी, कंफर्मिंग एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन कंप्लायंस विद सेबी रेगुलेशन। मतलब आप सेबी के रेगुलेशंस कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं बेटा? सेबी के रेगुलेशन कर रहे हैं, और आपने प्रॉपर एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन दी है वो प्रॉपर एक्यूरेट है, तो इसकी जानकारी एएमसी हमें प्रोवाइड करेगी, किसके द्वारा? अच्छा, कौन करेगा ड्यू डिलिजेंस? कंपनी सेक्रेटरी से करा लो। किससे करा लो? कंपनी सेक्रेटरी से करा लो ड्यू डिलिजेंस, ठीक है। कि उस ऑब्वियस कंप्लायंस तो आप ही करोगे।
इन्फॉर्मेशन की एक्यूरेसी आप जांचोगे, या फिर किसी एक्सपर्ट जो फाइनेंस एक्सपर्ट है उससे फाइनेंशियल एक्यूरेसी को करवा लीजिए। ठीक है। फीस एंड एक्सपेंसेस क्या होगा, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग क्या बेटा, मैनेजमेंट फी क्या होगी, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस क्या होंगे, ये सारी चीजें बेटा आपके स्कीम से डिडक्ट हो जाते हैं। क्या होता है बेटा स्कीम से, मतलब जो इन्वेस्टमेंट आप करोगे उसमें राइट्स ऑफ यूनिट होल्डर्स कौन है बेटा, कौन है यूनिट होल्डर्स, जिन्होंने म्यूचुअल फंड खरीदे हैं, तो उनके रिडम्पशन राइट्स क्या है, वोटिंग राइट्स क्या है, अदर इन्फॉर्मेशन जो भी नेसेसरी है वो सारा इसमें मेंशन करोगे। पेनल्टी एंड लिटिगेशन, अगर फ्यूचर में कोई वायलेशन होता है तो उसके रिगार्डिंग क्या पेनल्टी है, क्या लिटिगेशन चलेगा, उसका लीगल प्रोसीडिंग, रेगुलेटरी पेनल्टीज एक्सेट्रा, वो सब इसमें आप इन्फॉर्मेशन करने वाले हैं। तो ये पढ़ लिया हमने ऑफर डॉक्यूमेंट का पहला सिचुएशन, क्या सीड, सीड मतलब स्कीम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब क्या है बेटा, SAI, साई, जय हो साई बाबा, शिरडी वाले साई बाबा। क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, क्या बेटा, स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन कंटेन स्टैट्यूटरी कॉम्प्लायंसेस, स्टैट्यूटरी इन्फॉर्मेशन अबाउट द म्यूचुअल फंड हाउस ऑफरिंग द स्कीम, यानी कि जो लॉ बोल रहा है क्या क्या जानकारी आपको देनी है स्कीम के अलावा, किसके अलावा, तो भैया क्या बताओगे आप, इन्फॉर्मेशन अबाउट किसके बारे में, स्पॉन्सर, पता है ना मैं स्पॉन्सर, म्यूचुअल फंड, ट्रस्टी, कस्टोडियन, R&TA, R&TA, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट की जानकारी। ठीक है, अगला क्या बेटा, मतलब आप कंडेंस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताएंगे लास्ट 3 ईयर के, कितने बेटा, आप अपने फाइनेंशियल जो रिजल्ट्स हैं, इन्फॉर्मेशन है, उसको भी डिस्क्लोज करेंगे। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन से हमें पता लगेगा ना स्कीम, ये जो म्यूचुअल फंड है इसकी ग्रोथ क्या है, क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करना सही है कि नहीं, इन्फॉर्मेशन क्या बेटा, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या हो, कैसे आप स्कीम में अप्लाई कर सकते हो, राइट्स ऑफ यूनिट होल्डर्स, ये तो ऊपर भी पढ़ चुके हैं, डिटेल ऑफ क्या बेटा, फंड मैनेजर, टैक्स, लीगल एंड जनरल इन्फॉर्मेशन क्या रहेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। किम, क्या बेटा, किम की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। नाउ एग्जाम में ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है, कहते हैं की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम इज अ समरी ऑफ क्या बेटा, आपने RHP पढ़ा है? अच्छा, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ हम समराइज फॉर्म में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एवरेज डॉक्यूमेंट, सेक्शन क्या है इसका, 33। हाँ जी, राइट। तो सर कहते हैं एज पर सेबी रेगुलेशन एवरी एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट अकम्पेंड विद द क्या बेटा, तो जो वहां पर अपने एवरेज प्रोस्पेक्टस पढ़ा था ना वही है बेटा क्या हमारा किम। किम मतलब कि इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, जो कि समराइज फॉर्म में इंफॉर्मेशन, यार अब वैसे बात है ना, इतनी बुक कोई नहीं पढ़ता, अब इतनी मोटी मोटी जो प्रोस्पेक्टस आपके पास आ जाएगा ना, कौन पढ़ता है उसको, कोई नहीं पढ़ता। ठीक है, तो इसलिए बेटा एप्लीकेशन फॉर्म के पास समरी डॉक्यूमेंट आप देते हो, और उसमें आप मेन मेन इन्फॉर्मेशन क्या करते हो बेटा, कंटेन कर देते हो, उसके बेसिस पे आप उसको क्या कर सकते हैं बेटा, और इसको अपडेट करोगे साल में, कंटेन क्या होगा इसका, नेम ऑफ क्या बेटा, म्यूचुअल फंड ट्रस्ट, ट्रस्टी क्या है, फंड मैनेजर क्या है, स्कीम क्या है, इशू डिटेल, ओपनिंग कब हो रही है, क्लोजिंग कब हो रही है, इशू प्राइस क्या है, पता है नहीं है सब चीजें हमें, प्लान एंड ऑप्शंस, डिटेल रिगार्डिंग अवेलेबल प्लान सच एज क्या बेटा, रेगुलर प्लान है, ये अभी पढ़ चुका ना, रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान, या अच्छा इसमें से ग्रोथ ओरिएंटेड कौन सा है, डायरेक्ट प्लान, ये क्या है बेटा, रेगुलर इनकम देता है, इसमें रिस्क थोड़ा कम होता है, तो रिटर्न भी क्या होता है बेटा, कम होता है। ठीक है, रिस्क प्रोफाइल क्या होगा वो बताओगे आप, बेंचमार्क क्या है, मतलब जो इंडेक्स अगेंस्ट द स्कीम्स परफॉर्मेंस है वो बताओगे आप। ठीक है, डिविडेंड पॉलिसी क्या है, स्कीम्स ऑफ परफॉर्मेंस क्या है, मतलब लास्ट 1 ईयर में क्या स्कीम की परफॉर्मेंस रही है, लास्ट 3 ईयर में, लास्ट 5 ईयर में, सिंस इंसेप्शन, जब जब से म्यूचुअल फंड एग्जिस्टेंस में आया है तब से आपकी परफॉर्मेंस क्या रही है, वो सारा इन्फॉर्मेशन। लोड एंड एक्सपेंसेस, एक तरह से ना एंट्री लोड एग्जिट लोड का मतलब होता है खर्चे। मान लो आप ना म्यूचुअल फंड परचेज कर रहे हो, तो जब परचेज करो ना उस समय एक्सपेंसेस माइनस जाएंगे, तो इसको बोलते हैं एंट्री लोड, क्या बोलते हैं, अच्छा, या फिर बोलेंगे भैया एंट्री में पैसा नहीं ले रहे, जब आप बेचोगे तो उस समय हम पैसा ले लेंगे आपसे, दैट इज कॉल्ड एग्जिट लोड, क्या बोलते हैं। और जो बेसिक ऑपरेटिंग खर्चे होंगे वो लोड का मतलब यहाँ पे खर्चों से है, किससे बेटा, एंट्री मतलब एंट्री करते वक्त ही पैसा काट लेंगे, एग्जिट मतलब जब आप एग्जिट कर रहे होंगे तो एग्जिट लोड में हम आपसे पैसा काट लेंगे, समझ में आए। कॉन्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन कहते हैं इंक्लूड डिटेल अबाउट द क्या, रजिस्ट्रार एंड एएमसी कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, फैक्ट सीट होती है, क्या होती है बेटा, कहते हैं सर फैक्ट सीट मंथली रिपोर्ट इशूड बाय द एएमसी, मतलब एक रिपोर्ट है जो कौन इशू करता है बेटा, एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी। कहते हैं दे प्रोवाइड रेगुलर अपडेट्स अबाउट द स्कीम परफॉर्मेंस एंड पोर्टफोलियो, मतलब स्कीम परफॉर्म कैसा कर रही है, राइट, पोर्टफोलियोस में क्या क्या डिटेल्स हैं उसकी रिगार्डिंग आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे, किससे बेटा, फैक्ट सीट थे। अच्छा, फैक्ट सीट्स में क्या क्या होता है, जैसे एनवीए,
ये तो चेंज होती रहेगी ना। एनबी हमेशा क्या करती है, फ्लोट करती है, क्या करती है, फ्लोट करती है, इसको बोलते हैं एनबी। फिर क्या लिखा हुआ है, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट क्या है, एक्सपेंसेस रेशियो क्या रहेगा, एग्जिट लोड क्या रहेगा, एवरेज मेच्योरिटी क्या है, यील्ड टू मेच्योरिटी क्या है, मतलब रिटर्न कितना मिल रहा है मेच्योरिटी के वक्त, यील्ड का मतलब क्या होता है, रिटर्न। ठीक है, मॉडिफाइड ड्यूरेशन का कोई मॉडिफिकेशन है तो वो बताओगे आप, बेंचमार्क डिटेल बताओगे, फंड मैनेजर की डिटेल बताओगे, पास परफॉर्मेंस बताओगे, पोर्टफोलियो अलोकेशन कैसा हो रहा है, स्टाइल बॉक्स क्या है, या कोई भी अदर एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट का मतलब होता है जानकारी, क्वालिटी, वो आप बताएंगे। ठीक है, फिर कहते हैं सच एज क्या बेटा, रिस्क कैटेगरी, मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट क्या रहेगा, और आपके स्कीम्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सारी चीजें इसमें डिस्क्लोज करने वाले हैं। ऊपर एक टर्म पढ़ा था आपने, एएमयू, क्या पढ़ा था, सॉरी एयूएम, क्या पढ़ा था, एयू, क्या बोलते हैं इसको, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। भैया, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट क्या है, हाँ तो सुनना कंसंट्रेशन से। कहते हैं असेट्स अंडर मैनेजमेंट रिप्रेजेंट करता है किसको बेटा, ऑफ एसेट्स मैनेज बाय म्यूचुअल फंड स्कीम ऑन अ पर्टिकुलर डेट, मतलब एक पर्टिकुलर डेट में आप क्या मैनेज कर रहे हो दोस्तों, एसेट्स को, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एयूएम, क्या बोलते हैं। एक सेकंड, हाँ, काम सौंप दो है। चलिए, अब देखो दोस्तों क्या कह रहा है, पहले तो मुझे समझ में आया, ये क्या बोल रहा है, इसका एग्जांपल है, नो मैम, देखो जरा, एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं, मान लो आपका म्यूचुअल फंड का जो कॉर्पस साइज है, कॉर्पस जानते हैं ना, क्या होता है कॉर्पस, टोटल कैपिटल। ठीक है, वो जो कॉर्पस साइज है, मान लो वो 100 करोड़ का है, कितने करोड़ का है, अब भाई ये 100 करोड़ रुपए मान लो आपने डाइवर्सिफाई किया, क्या किया हुआ है, ठीक है, आपने इन्वेस्टमेंट किया 50 करोड़ इक्विटी में, कहाँ पे, आपने 30 करोड़ इन्वेस्ट किया डेट में, डेट जानते हैं ना, कितना हो गया, 80 करोड़, और आपने 20 करोड़ किया मान लो हाइब्रिड सिक्योरिटी, किसमें, या अदर वटेवर, ठीक है, ये कोई ऐसा सिचुएशंस नहीं, ठीक है। तो सर ये जो कॉर्पोरेट साइज बना, कितना बना, बच्चे, इसी को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, एयूएम, क्या बोलते हैं, एयूएम, देखो ना दोबारा पढ़ो, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट रिप्रेजेंट, क्या लिखा हुआ है, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट्स मैनेज बाय ऑन अ पर्टिकुलर, भाई कितने एसेट्स मैनेज कर रहे हो आप, तीन ना, इक्विटी, डेट और हाइब्रिड नेचर की, तो इसका जो टोटल कॉर्पस होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, एयूएम, क्या बोलते हैं, एयूएम, दैट इज एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, क्या बोलते हैं बेटा, ये रिफ्लेक्ट करता है साइज ऑफ क्या बेटा, तो ये तो रिफ्लेक्ट करा ना, आपके एसेट साइज कितना है बेटा, 100 करोड़ का है, कितना है, 100 करोड़ का है, तो उसको बोलते हैं एयूएम, क्या बोलते हैं बेटा। अच्छा, पीरियोडिक एयूएम रिपोर्टिंग करनी पड़ती है आपको, कहते हैं एयूएम इन्फॉर्मेशन जनरली अवेलेबल क्या होगा, मंथ एंड या फिर क्वार्टर एवरेज एयूएम आपको शो किया जाता है, बेटा इस एग्जांपल को कॉपी कर लो, हेडिंग एयूएम डाल के इसको लिखो।
लिखा आप लोगों ने? पक्का समझ में आया? केवाईसी क्या होता है? नो योर क्लाइंट्स। अच्छा, केवाईसी जनरली बेटा क्यों कराई जाती है? वेरिफिकेशन। क्या वो पर्सन एग्जिट है या नहीं है, एग्जिस्टेंस में है या नहीं है, आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाता है। बोलो भैया। जैसे देखो मीनिंग ऑफ क्या लिखा बेटा, केवाईसी एक मैंडेटरी है बेटा, वन टाइम वेरिफिकेशन प्रोसेस रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टिंग म्यूचुअल फंड। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो एक बार तो कम से कम वेरिफिकेशन आपको करवाना पड़ेगा। अच्छा फिर क्या लिखा हुआ है कि इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए यार, बेसिक्स इन्फॉर्मेशन चाहिए। पहला क्या, पैन नंबर, यू नो अबाउट द पैन नंबर, हर व्यक्ति का परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, राइट, तो वो आपको रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। दूसरा, एड्रेस प्रूफ, इट मे बी अ यूटिलिटी बिल, हाँ जी, एंड इट मे बी अ बैंक स्टेटमेंट। आपके बैंक स्टेटमेंट में आपके घर का एड्रेस होता है ना, हाँ, तो जिससे हम वेरीफाई करते हैं कि हाँ ये व्यक्ति इस पर्टिकुलर एड्रेस पे रहता है। कॉन्टेक्ट डिटेल में आपका क्या आ गया बेटा, मोबाइल नंबर आ गया, आपका ईमेल आईडी आ गया, क्या आ गया बेटा, ईमेल आईडी आ गया। ऑक्यूपेशन डिटेल ऑफ कोर्स, या तो आप सैलरीड क्लास है या बिजनेसमैन है या एक्सेट्रा, सेल्फ एम्प्लॉयड है वगैरह वगैरह, ठीक है। इनकम डिटेल्स, आईटीआर, आप आईटीआर फाइल करते हैं भाई, इसलिए स्टॉक मार्केट में ना बहुत इंपॉर्टेंट है आईटीआर फाइल करना, क्योंकि इसकी इन्फॉर्मेशन जाती है। इवन तो अगर मान लो आप कल को इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं तो वहां पर भी क्या मांगते हैं बेटा, आईटीआर मांगते हैं। अगर लोन लेने जाते हैं वहां पर भी क्या मांगते हैं, आईटीआर मांगते हैं। आपके आईटीआर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्या होते हैं बेटा, समझे? तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको फाइल करनी पड़ेगी। केवाईसी रेगुलेशंस क्या है, सेबी की ऑफ कोर्स, इंडिया में रेगुलेटर कौन है बेटा, तो सेबी ने एक इसमें रेगुलेशन फ्रेम करी है, क्या है बेटा उसका, सेबी केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी, जिसको हम के आर ए बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, तो केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। रेगुलेशन 2011 में आया था, ठीक है ना, समझ आई नहीं? बोलो बच्चों। हम्म, कहते हैं केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी, केवाईसी कैन कंप्लीटेड थ्रू फॉलोइंग एजेंसी। पहला क्या, मतलब ये कुछ एग्जांपल्स हैं बेटा, ये क्या है बेटा, कुछ एग्जांपल्स हैं किसके, के आर ए के, किसके बेटा, के आर ए के, तो इनके जरिए आप केवाईसी करवा सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, आपको जानने की जरूरत है क्या? आप तो डीपी के पास जाओ, किसके पास जाओ, डीपी आपके बिहाफ में क्या करेगा बेटा, सारी केवाईसी वगैरह करवाए, ठीक है ना, समझ आई नहीं? पक्का। अच्छा, ये एक कॉन्सेप्ट है, फॉरेन अकाउंट टैक्स कॉम्प्लायंस एक्ट, ओनली फॉर यूएस इन्वेस्टर के लिए। किसके लिए, यूएस अमेरिका के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको फॉलो करना है बेटा, क्या, देखो एक इंटरनेशनल एजेंसी है, क्या बेटा, एक इंटरनेशनल एजेंसी है जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एफ ए टी सी ए, क्या बोलते हैं बेटा, एफ ए टी सी ए, ठीक है। एफ ए टी सी ए क्या है बेटा, एक फॉरेन अकाउंट टैक्स कॉम्प्लायंस एक्ट है, जहां पे एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को आपको रिपोर्ट करनी होती है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, एफ ए टी सी ए रिक्वायर क्या बेटा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू रिपोर्ट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ यूएस पर्सन एंड एंटिटीज। मतलब इंडिया में कोई यूएस पर्सन या एंटिटी इन्वेस्टमेंट कर रही है तो उसके रिगार्डिंग जानकारी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो रिपोर्ट करेगा किसको बेटा, एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के रिगार्डिंग किसको, एफ ए टीसीए को, ठीक है। कहते हैं इंडियन म्यूचुअल फंड्स आर आल्सो रिक्वायर्ड टू कंप्लाई, क्या बेटा, यानी कि एफएटीसीए के जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो इंडियन म्यूचुअल फंड को फुलफिल करने पड़ेंगे यदि आपके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किसने करा है, यूएस पर्सन। समझे पर्पस क्या है बेटा एफएटीए का, वॉज इंट्रोड्यूस प्रिवेंट टैक्स इवेजन थ्रू द फॉरेन, मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट टैक्स इवेजन ना करे, इसलिए बेटा हमने ये कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया हुआ, समझे। यानी कि होता है केवाईसी के साथ साथ यूएस पर्सन को अपनी डिटेल कौन से वाले देनी पड़ेगी बेटा, एफएटीसीए की डिटेल भी हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। केवाईसी तो कराना ही कराना है, साथ के साथ इसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको सबमिट करनी पड़ेगी। तो देखिए कहते हैं इन्वेस्टर कैन प्रोवाइड क्या, कंट्री ऑफ बर्थ, मतलब जिस देश में आपका जन्म हुआ है। सिटीजनशिप किस देश की है आपकी, कंट्री ऑफ, अच्छा दोनों डिफरेंस होता है ना, जैसे मान लो आप यूएस के सिटीजन हो बट रह कहाँ रहे हो आप, इंडिया में, राइट। और फिर क्या लिखा हुआ है, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, टिन नंबर होता है, क्या होता है, टिन नंबर, ये आपको रिप्रेजेंट करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा एप्लीकेबल किसके ऊपर है, एफ ए टी सी ए कॉम्प्लायंस मैंडेटरी फॉर सभी इन्वेस्टर्स इन इंडियन म्यूचुअल फंड्स। कहते हैं नॉन इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स या फिर क्या बेटा, अल्टीमेट बेनिफिशियरी ओनर, डिटेल मस्ट बी प्रोवाइडेड, आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। कहते हैं मोड ऑफ होल्डिंग, कहता है म्यूचुअल फंड यूनिट कैन बी होल्ड डिफरेंट मोड्स, जैसे सिंगल होल्डिंग, यूनिट आर हेल्ड बाय द वन इन्वेस्टर्स ओनली, आइदर और सर्वोइवर। कहता है यूनिट्स आर हेल्ड जॉइंटली, चाहे सिग्नेचर ऑफ वन होल्डर इज सफिशिएंट फॉर द
ट्रांजेक्शन मतलब म्यूचुअल फंड्स आपने होल्ड कर रखे कैसे बेटा? ज्वाइंटली। कैसे बेटा? ज्वाइंटली। जैसे आप शेयर होल्ड करते हो ज्वाइंटली, कर सकते हो ना? दो चार लोग मिलके आप शेयर होल्ड कर सकते हो, वैसे आप म्यूचुअल फंड भी होल्ड कर रहे हो। वहां पर एक एक व्यक्ति का सिग्नेचर क्या है बेटा? वहां पर भी था जॉइंट शेयर होल्डिंग में जो पहला व्यक्ति है उस व्यक्ति के सिग्नेचर क्या है बेटा? सफिशिएंट है, सारे राइट्स हम किसको देंगे? हाँ, बाद में ट्रांसपोजिशन जरूर करा सकते हो, वो एक अलग चीज है। ट्रांसपोजिशन मतलब जानते हैं ना आप? अच्छा, बोलो बच्चों। हाँ जी। अगला पॉइंट क्या लिखा? जॉइंट होल्डर्स या जॉइंट होल्डिंग क्या है? यूनिट्स आर हेल्ड जॉइंटली बाय टू और मोर इन्वेस्टर्स। सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट रिकॉर्ड फॉर द, अगर आपको ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके लिए आपको क्या चाहिए बेटा? सारे एप्लीकेंट्स का सिग्नेचर चाहिए, बट यहाँ पर क्या लिखा हुआ था? आइदर और सर्वाइव। ठीक है, मतलब इस केस में क्या है? सर्वाइव मतलब एक व्यक्ति मर चुका है। ठीक है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं बेटा? एक व्यक्ति के सिग्नेचर सफिशिएंट हो जाएंगे। क्या मैं नॉमिनेशन करवा सकता हूँ? डू यू नो अबाउट द नॉमिनेशन? यार नॉमिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊं। जैसे मान लो आपने कोई नॉमिनी अपॉइंट नहीं की, अब लीगल रिप्रेजेंटेटिव आपका जो भी होगा ना उसको एविडेंस देने पड़ेंगे, प्रूफ करना पड़ेगा, एक लंबे प्रोसेस हो जाता है, डॉक्यूमेंटेशन ये वो। जैसे मान लो आपको पता भी नहीं है तो उस केस में क्या हो जाएगा बेटा? सम टाइम क्या होता है ना, जैसे मान लो आपने अपनी एलआईसी ले ली या आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया, आपके घर वालों को नहीं पता, आपके मरने के बाद वो इन्वेस्टमेंट ऐसे ही खराब हो जाए, नॉलेज ही नहीं किसी को। तो नॉमिनेशन का फायदा ये होता है कि वहां पे आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं। आफ्टर द डेथ ऑफ द पर्सन ऑटोमेटिकली सारे वैल्यू जो भी वैल्यू बेनिफिट्स है, राइट्स हैं, वो सारे किसको मिल जाएंगे बेटा? नॉमिनी को। इसलिए नॉमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब किसी भी व्यक्ति को क्या बना सकते हैं बेटा? नॉमिनी बना सकते हैं। नॉमिनेशन में फैसिलिटी है जो अलाउ करता है किसको? टू नॉमिनेट अ पर्सन हु कैन क्लेम द म्यूचुअल फंड्स यूनिट अपॉन द इन्वेस्टर डेथ, मतलब इन्वेस्टर्स के मृत्यु के उपरांत। ठीक है, आप बेटा म्यूचुअल फंड्स के बेनिफिट्स के लिए क्लेम कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है बेटा? मैक्सिमम 3 नॉमिनीज आप रजिस्टर्ड कर सकते हो फॉर अ फोलियो। ठीक है, मतलब अपने पोर्टफोलियो के लिए कितने नॉमिनी बना सकते हो बेटा? 3 व्यक्तियों को। ठीक है, यूनिट्स आर ट्रांसफर टू नॉमिनी फॉर स्पेसिफिक क्वेश्चन। नॉमिनेशन कैन बी अपडेटेड एनी टाइम बाय द इन्वेस्टर, मतलब चेंज भी कर सकते हो, अपडेट भी कर सकते हो। ठीक है, माइनर भी हम नॉमिनेट कर सकते हैं फॉर प्रोवाइडिंग एज अ। ठीक है, तो माइनर को भी क्या कर सकते हो बेटा? नॉमिनी। अच्छा, अगर आपने नॉमिनी रजिस्टर्ड नहीं कराया है तो लीगल हायर मस्ट सबमिट द डॉक्यूमेंट विल लीगल हायर सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द अदर लीगल एंटिटी। कॉम्प्लिकेशंस हो गया ना भाई, लीगल हायर से लीगल रिप्रेजेंटेटिव के केस में चीजें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स की आवाज आती है किसके। और इंडिया में ना मोस्ट ऑफ लोगों के डॉक्यूमेंट सही है नहीं, आपको पता है बात। समटाइम क्या होता है, हमारे सर्टिफिकेट में नाम कुछ और है, हमारे आधार कार्ड में नाम कुछ और है, कुछ तो यहीं बैठे हुए हैं। ठीक है, या फिर हमारे अदर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट में नाम कुछ और है, या हमारे पिताजी का सरनेम कुछ और यूज कर रहे हैं, हम कुछ और यूज कर रहे हैं, कुछ भी चल रहा है। क्यों? क्योंकि पहले अवेयरनेस थी नहीं। और मोस्टली काम कौन करता है? स्टूडेंट खुद ही। आपने अपने 10th के सर्टिफिकेट्स में जो भी चेंजेस करवाएंगे खुद ही तो करवाएंगे। कौन सा तुम्हारे पेरेंट्स आए होंगे तुम्हारे पास? अब मान लो तुम्हारे पिताजी का जो नाम है उनके सर्टिफिकेट में कुछ और ही है ना, मिसमैच है ना, वो नाम भी तो हमारे बड़े बड़े होते हैं कभी कभी। अब एक इशू हुआ ना, जैसे मेरा फ्रेंड था, उसके पिताजी का जो डॉक्यूमेंट में नाम है कुछ और है, राइट। और जब उसकी मदर ने पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट था उनका, और वहां पे उसका उनका नाम कुछ और ही लिखा रखा था। ठीक है, तो जब अमाउंट विड्रॉ करने की बात आई, क्योंकि उसकी मम्मी एक्सपायर हो गई थी, अब वो जो अमाउंट है वो ऑफ कोर्स किसको मिलेगा? नॉमिनी को। नॉमिनी कौन थे उसके? पिताजी। अब जब वहां गए तो उन्होंने कहा भैया नाम तो मिसमैच हो रहा है। नाम क्या हो रहा है? मिसमैच हो रहा है, ये तो मिलेगा नहीं आपको। आप गजेस्टेड ऑफिसर के साइन लेके आओ, A1 ग्रेड के साइन लेके आओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ, मतलब एक आध महीना वो घूमता रहेगा। ठीक है, और फाइनली साइन मिले तब जाके क्या हुआ बेटा? अमाउंट विड्रॉ। तो क्या बड़ा टेक्निकलिटी हो जाता है यहाँ पे। सोचो नॉमिनेशन के बाद भी पैसा प्रॉपर नहीं मिल पा रहा जस्ट बिकॉज ऑफ नेम क्या बेटा? मिसमैच। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास नहीं। आप कोई भी व्यक्ति ले लो, आप ना 10th के सर्टिफिकेट में और उसके नाम मिसमैच कर जाता है। मेरा खुद का है, हालांकि मैंने चेंज करवा लिया सारी चीजें। अब मेरा क्या ना, एजुकेशन सर्टिफिकेट में नाम क्या है? ओनली संजय। क्या नाम है? अब एक बात बताओ, अगर आप मेरे को सर्च करोगे CS संजय तो मेरा आर्या थोड़ी आएगा उसमें, खाली क्या आएगा? वैसे मेरा नाम पूरा क्या है? आर्या। आर्या सर नेम है। प्रॉब्लम इज दैट सर सर्टिफिकेट में तो है नहीं आर्या। अब मेरे आधार कार्ड में क्या है? वो सिर्फ आर्या भी नहीं है, संजय कुमार आर्या था, राइट। और सर्टिफिकेट में क्या है? अब सर्टिफिकेट चेंज करवाने का मतलब आप पहले 10th का सर्टिफिकेट चेंज कराओ, फिर 12th का कराओ, फिर ग्रेजुएशन का कराओ, फिर आप CS का कराओ, फिर LLB का कराओ,
और जो मेरे बेसिक सर्टिफिकेट्स हैं उसमें चेंज कराओ। तो क्या ये बहुत लेंथी टास्क हो गया? तो इससे बेटर नहीं है कि आप अपने आधार पैन को ही चेंज कराओ, राइट? तो मैंने अपने जितने भी आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं वो किससे अपडेट करे बेटा? सर्टिफिकेट से। वो हो गया। पैन में मैंने नाम चेंज करवा लिया, आधार में मैंने नाम चेंज करवा लिया, वोटर आईडी में मैंने नाम चेंज करवा लिया। ये ज्यादा यानी कि अब जिंदगी भर नाम क्या रहेगा बेटा? ओनली संजू। समझ रहे हैं? तो आप सरनेम यूज करने के लिए फिर आपको वापस से क्या करना पड़ेगा? पूरा सर्टिफिकेशन करना पड़ेगा। बहुत लेंदी प्रोसेस है और कॉम्प्लिकेशन है। अब टेंथ के जब एग्जाम हुए थे टेंथ में, उस समय हमें बताने आते हैं हमारे टीचर, भैया एक बार देख लो तुम्हारे नाम वाम सब ठीक है। और बच्चा होता है थोड़ा हवाबाजी में, अरे इतना ध्यान कौन देता है टेंथ में? राइट? तो वहां पे क्या होता है, वहीं पे मिसमैच हो जाता है सारा। अगर भाई टेंथ का सर्टिफिकेट आपका सही नाम लिखा है ना, मतलब पूरी लाइफ टाइम वही नाम चलेगा फिर, जो टेंथ के सर्टिफिकेट में। समझ लो। और इसे मेरे केस में नहीं, मैक्सिमम लोग मैंने देखे हैं जहां पे ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। हालांकि आज की जनरेशन के पेरेंट्स थोड़ा ज्यादा अवेयर है। वो जाते हैं बच्चों के स्कूल्स में देखने। हमारे टाइम पे क्या था, अरे ठीक है यार ट्यूशन जा रहा है। और बच्चों पेरेंट्स को पता ही नहीं होता कहाँ क्लास जा रहा है पढ़ने के लिए, इसका क्या सिलेबस चल रहा है। वो सिर्फ रिजल्ट के टाइम में ट्यूशन वाले टीचर को फोन करते हैं, सर ये तो फेल हो गया, इसके नंबर कम आ गए। आज भी हैं कुछ पेरेंट्स ऐसे जो पूरे साल घंटा फर्क नहीं पड़ता बच्चा कहाँ है। लास्ट टाइम जब रिजल्ट होगा, तुम्हारा भी है कुछ ऐसे रिजल्ट आना तो तुम्हारे घर से मेरे पास कॉल्स आएंगे, सर ये तो फेल हो गई, फेल हो गया, ये कंपार्टमेंट आ गई है। हालांकि यहाँ सीएस में कंपार्टमेंट वो जैसे चक्कर है नहीं, बट करना चाहिए। देखो, आप अगर पूरे साल टीचर्स के टच में रहते हैं, पेरेंट्स को ना मैं एक चीज बता दूं, अगर पूरे साल आप टीचर के टच में रहते हैं तो उसका फायदा ये रहता है कि बच्चा कहीं ना कहीं थोड़ा डर के मारे इसलिए पढ़ता है। ठीक है? बट मोस्टली केसेस में 11th 12th का बच्चा थोड़ा नालायक होता है एक नंबर। और आजकल एजुकेशन में थोड़ा बिजनेस पॉइंट भी आ चुका है, तो टीचर्स कुछ बोलते भी नहीं। हालांकि मैं तो बोलता भी हूँ, कूटता भी हूँ, ठीक है। बट द पॉइंट बीइंग को हर कोई थोड़ी ऐसा करता है यार। पर्सन को क्या चाहिए? रेवेन्यू। अगर तुम किसी बच्चे को डांटोगे उसके बाद ऑप्शन थोड़ी कम है, वो किसी दूसरे कोचिंग में चला जाए। समझ रहे हैं बात को? तो इसलिए पेरेंट्स ना अवेयर होना बहुत जरूरी है, ताकि कोई डॉक्यूमेंट्स में गलती ना हो। अब मोस्टली पेरेंट्स का क्या बिहेवियर होता है कि यार हम पढ़े लिखे थोड़ी। अरे तुम पढ़े लिखे नहीं हो, थोड़ा बेवकूफ थोड़ी हो। थोड़ा समझदारी तो होगी तुम्हारे अंदर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि नाम सही है कि नहीं है, बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं, विजिट तो कर सकते हो। अभी मेरे पास है ना 11th क्लास में बच्चे का कंपार्टमेंट आ गई, और उसके पेरेंट्स के मेरे पास खोला, सर क्या करना? कुछ नहीं, पेपर दिलवाओ, क्या कर सकते हैं? अरे प्राइवेट स्कूल्स के रिजल्ट आ जाते हैं ना। मैंने कहा बच्चे को एग्जाम दिलवाओ, क्या कर सकते हैं बताओ। मैं एक बात बताइए, बच्चा पूरे एक साल मेरे साथ क्लास आके लिया है, आप देखने आए कभी? आपने मेरे से बात करी, और रिजल्ट जैसे गड़बड़ाया, आपको मेरा नंबर भी मिल गया, मेरी याद भी आ गई है। आपने बच्चे के परफॉर्मेंस रिजल्ट देखा? अब जैसे भाई साहब तो डेली लेट आते हैं, हाँ, जो भी हैं भाई साहब बहन जी, ठीक है, अभी डेली लेट आती हैं। जो लेट, तो हमें क्या लगता है ना, 10 मिनट तो लेट है, 20 मिनट तो लेट है। बट बेटा जो 20 मिनट का टॉपिक छूट गया, वो एक दिन का थोड़ी छूट रहा है, डेली का छूट रहा है। वो क्यूमुलेट हो रहा है। क्या हो रहा है? क्यूमुलेट हो रहा है। वो नुकसान करेगा, आपको पता लग जाएगा। जब सेल्फ रिवीजन करोगे आपको पता लग जाएगा मुझे। तो इस चीज को लेकर अवेयरनेस होना चाहिए ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पेरेंट्स की अवेयरनेस। उसी की वजह से डॉक्यूमेंट प्रॉपर है नहीं। क्यों एनआरसी से लोगों को डर लग रहा था इंडिया में? भारत सरकार ने क्या बोला? हम एनआरसी करेंगे। क्या करेंगे बेटा? एनआरसी मतलब एक सर्टिफिकेट रेडी करेंगे, एक रजिस्टर्ड रेडी करेंगे सिटीजन्स का। भाई साहब लोगों की हालत खराब। इवन लोग डर भी रहे हैं एसआईआर से भी। क्यों डर रहे हैं? क्योंकि डॉक्यूमेंट किसी के पास सफिशिएंट है ही नहीं। किसी के पास डॉक्यूमेंट सफिशिएंट नहीं है, निकाल दिया जाएगा भारत से, भैया सर्टिफिकेट नहीं बना था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और ये सबसे ज्यादा खतरा उन लोगों के लिए जो किसी दूसरे देश से इंडिया है। तुम्हारे पेरेंट्स वेरेंट्स तो यही है, बर्थ सर्टिफिकेट तो होगा, तुम्हें नहीं निकालेंगे, टेंशन ना लो। बर्थ सर्टिफिकेट तुम्हारे मम्मी पापा का कुछ तो सर्टिफिकेट होगा यहाँ का, ठीक है ना? समझ रहे हो ना? 2002 में वोट डाले थे पिताजी ने, है ना? वो वोटिंग लिस्ट में आपका नाम है कि नहीं है, उसके बेसिस पे एसआईआर होगा। तो जितने भी घुसपैठिए भारत में आए हैं सबको क्या कर दिया जाएगा? निकाल दिया जाएगा। बट डरा हर कोई है, क्यों? क्योंकि प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं। समझ रहे हैं बात को? अब सोचो, मैं आप इंडिया की बात बता रहा हूँ भाई, हम लोग सिक्योरिटी को लेके कितने नासुधरे लोग हैं। इंडियंस की बता रहा हूँ आपको बात। आपको पता है हमारे देश में स्मगलिंग करना बहुत आसान है। इट्स अ वेरी इजी टास्क। एक बात बताओ, तुम रेलवे से सफर करते हो, कितनी बार तुम्हारी चेकिंग हो? और जहां चेकिंग भी होती है वहां भीड़ कितनी होती है? ऑब्जर्व किया आपने? है ना? नहीं, अगर आपका बैग वो एस्केलेटर से क्या बोलते हैं उसको, मशीन से गुजर भी रहा है,
है ना? कुछ लोग ऐसे निकल जाते हैं, कुछ चेकिंग होती है। अब सोचो ना, तुम उसमें क्या लेके जा रहे हो, कोई पता है? कौन सी चेकिंग होती है तुम्हारी? तो अभी जैसे मैं ये मूवी देखा ना धुरंधर, इसमें मतलब वो वेपन्स और ड्रग्स ऐसे लेके जा रहे थे, स्मगलिंग कर रहे थे। आई थिंक यूपी से पंजाब लेके जा रहे थे वो। तो इतनी आसानी से ना उनके, और रेलवे से जा रहे हैं। क्या लेके? ड्रग्स लेके। एलएसडी ड्रग्स, उतने हैवी हैवी ड्रग्स लेके जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हथियार AK-47 लेके जा रहा है, यूपी से परचेस करके। कहाँ चेकिंग है? समझ रहे हो? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो कहने का अर्थ है सिक्योरिटी कंसर्न बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आप सिक्योरिटी कंसर्न नहीं रहेंगे भैया, ऐसे तो प्रॉब्लम्स होंगी। फिर आप बोलते हो कि हमारे देश में घुसपैठिए आ गए, आएंगे ही। तुम यूएस में जाके दिखाओ, तुम किसी दूसरी कंट्री में जाके दिखाओ, आपकी मॉनिटरिंग शुरू हो जाती है भाई साहब। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और वो मॉनिटरिंग जरूरी है, हमें पता होना चाहिए ना कौन हमारे देश में है, कौन हमारे देश का नहीं है। ऐसी कई तो अभी जैसे भारत सरकार ने वो कराया था ना, क्या बोल रहे हैं उसको, जब सीए आए थे, SIR करवाया था, तो असम से, दैट इज बंगाल से, कितने लोग यहाँ पे 33-34 साल से रह रहे थे। 40 ईयर से वो भारत में रह रहे हैं, एंड दे आर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। भारत सरकार सो रही है। अरे भाई तुम एक बात बताओ ना, तुम अपने सिटीजन को बेनिफिट दोगे या बाहर वालों को? अपने सिटीजन को बेनिफिट दोगे ना, बट तुम बेनिफिट किसको दे रहे हो? बाहर वालों को। तो इससे तो हमारा नुकसान हो रहा है। तो गवर्नमेंट की अवेयरनेस बहुत जरूरी है। निकम्मी गवर्नमेंट है भैया, कोई सी भी सरकार की बात करो तो आप क्यों प्रॉम्प्ट एक्शन नहीं लेते हो? एक्शन लो, बहुत जरूरी है। अदरवाइज देर इज लॉट्स ऑफ इश्यूज, और ये सारे डॉक्यूमेंटेशन है, इसमें भी देखना प्रॉब्लम होगा। क्यों? क्योंकि डॉक्यूमेंट प्रॉपर किसी के पास है ही नहीं साहब। खैर जो भी है, कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं हम लोग हैं। क्या लिखा हुआ है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ओ माय गॉड, बड़ा सुना है सर इसके बारे में। SIP के बारे में सुना है आपने? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट, ये म्यूचुअल फंड का अपग्रेडेड वर्जन है। क्या बेटा? अपग्रेडेड वर्जन है। कहते हैं सर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान अ मेथड ऑफ, क्या बेटा? क्या लिखा हुआ है? फिक्स अमाउंट रेगुलरली इन म्यूचुअल फंड स्कीम। यानी कि यहाँ पे आप एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं। कैसे बेटा? रेगुलर बेसिस पे। बता तुम कैसे? भाई मैंने जैसे तुमसे बोला कि यार इन्वेस्टमेंट करता है म्यूचुअल फंड में, तो म्यूचुअल फंड कह रहा है भैया 1 लाख रुपए चाहिए। कितने लाख रुपए चाहिए? अभी एक बात बताओ, तुम में से कितने लोग हैं जो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दो? एक भी नहीं ना। हाँ। बट मैं अगर आपसे बोलूं बेटा आपको ना मंथली बेसिस पे 500 रुपए इन्वेस्ट करने हैं, ये इन्वेस्टमेंट आपको कैसे करना है? मंथली बेसिस पे कर सकते हो क्या? कोई भी कर सकता है। अगर मैं आपसे बोलूं चलो ये छोड़ो, बट आपको ना 10 रुपए करने हैं डेली बेसिस पे, क्या करना है? 10 रुपए करने हैं डेली बेसिस पे, कर सकते हो क्या? हाँ। कहने का मतलब है ये म्यूचुअल फंड का अपग्रेड वर्जन का मतलब ये है भैया कि आपको ना इकट्ठा पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत है ही नहीं, आप धीरे धीरे करो। क्या करो? धीरे धीरे। अब मंथली 500 रुपए कर दो, कहीं तो 100 रुपए भी है। आप मंथली 100 रुपए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, अगर आप करना चाहते हैं तो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो सर बेसिकली मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप मान लो मंथली 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो, 20 साल के बाद, या 30 साल, 30 साल ले लेते हैं, 30 साल के बाद बेटा ये 10,000 रुपये पर मंथ आपको कम से कम नहीं तो मोर देन 10 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट दे सकता है। मतलब ये आपका कॉर्पस हो जाएगा इतने साल के बाद। बट टाइम वैल्यू है बेटा, समय लगता है थोड़ा सा। क्या लगता है? तो यही है बेटा SIP। क्या ये SIP है? जहां पे आपको इकट्ठा पैसा इन्वेस्ट करना है, या मंथली बेसिस पे कुछ छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना है? भाई आजकल तो इतनी इतनी सिक्वेंशियल चीजें आ गई है बेटा, आपको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है। आपका गोल्ड का रेट कितना चल रहा है? 1 लाख रुपए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। बट 1 लाख रुपए तो सर है ही नहीं, कोई बात नहीं, काम करो डेली बेसिस पे 10 रुपए करो, डेली बेसिस पे 20 रुपए कर दो। इतना तो कर सकते हैं ना। जैसे हम पहले अपने गुल्लक में पैसे डालते थे, पिगी बैंक जिसको बोलते हो आप, वैसे ही आप 10-10 रुपए करके सेव कर सकते हो। कहाँ पे? गोल्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स में। तो इसका मतलब आपका पैसा भी जमा होता रहेगा, और गोल्ड में करो तो गोल्ड की वैल्यू बढ़ेगी, आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी क्या होगी? तो वही है बेटा SIP। जितना आपके म्यूचुअल फंड डेवलप होंगे, उतना ही आपके SIP की वैल्यू भी क्या होगी? बढ़ेगी। और देखते 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 आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट हो गई है। समझ में आया? तो देखो इन्वेस्टमेंट क्या बेटा, रेगुलर इंटरवल में करते हैं। जैसे मैनुअली क्या बेटा, मंथ ऐसा नहीं वन टाइम नहीं कर सकते, वन टाइम भी कर सकते हैं, बट मोस्टली क्या होता है बेटा, रेगुलर बेसिस मतलब मंथली बेसिस पे। दूसरा, मिनिमम इन्वेस्टमेंट कैन बी एज लो एज कितना बेटा, 500 रुपए पर month। इससे भी कम होता है बेटा, समटाइम 100 रुपए भी होता है, 20 रुपए भी है, 10 रुपए भी है। जैसे गोल्ड सेविंग इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, 10 रुपए पर डे के हिसाब से कर सकते हो। ठीक है। अगला क्या है? सिमिलर टू रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है बेटा, पैसा जमा कर दो वो प्लस हो जाता है।
फिर रिटर्न किसमें मिलता है, जो प्लस हुआ है वो अमाउंट, जो रिटर्न है वो भी एड्स में ऐड हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू क्या होती रहती है, बढ़ती रहती है, मल्टीपल टाइम ग्रो हो जाती है। इसी को बोलते हैं क्या, एसआईपी। क्या बोलते हैं बेटा, एडवांटेज क्या है बेटा, ये एनकरेज करता है किसको, डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट को। हेल्प करता है इन्वेस्टर को क्या बेटा, स्मॉल अमाउंट रेगुलरली। और सुटेबल है किसके लिए बेटा, ऑफ कोर्स ये शॉर्ट टर्म नहीं है बेटा, आप चाहो कि आज आपने इन्वेस्टमेंट शुरू करी और एक साल के बाद करोड़पति बन जाओ, दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, इट विल टेक टाइम, ये समय लेती है, समझ में आया। चलिए आज के लिए इतना ही करेंगे, ठीक है, धन्यवाद।